बस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्लीज ऑडियंस प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। लाइव करो, लाइव करो। लाइव हो गया। स्टार्टेड? हाँ जी। नहीं, लाइव का मुझे ऑप्शन नहीं आया अभी संजय। आएगा आएगा। चलो प्रोमिला ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ आ गया लाइव? तुमने डाल दिया लाइव संजय? हाँ जी हो गया आ गया मैसेज लाइव है। आ रहा है। हेलो ऑडियंस, गुड मॉर्निंग। आज हम डेयर के लिए एक सेलिब्रेशन लेकर आए हैं। आज हमारे आज पूरे हो गए हैं, तो डेयर की टीम आज हमारे साथ है। हमारे बैकबोन डॉक्टर रविंद्र कोचर, हमारा प्राउड डॉक्टर नीलम, है ना, हमारा डेयर फेस, हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर योगेश, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर, आज उनका एक लेक्चर भी हम लेंगे। तो रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज आप अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। और सबसे पहले मैं इनवाइट कर रही हूँ जो मेरे मेंटर भी हैं, जिन्होंने मुझे बनाया है, जिनकी वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ, डॉक्टर रविंद्र कोचर मेरी बैकबोन भी हैं और हमारे डेयर के सब कुछ स्फूर्त हूँ उनके। सर थैंक यू प्रोमिला, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे मेंटर बनने के लिए। थैंक यू मैडम। वेलकम टू all the members in the DARE group. So first of all, welcome to all of you and congratulations to you on the 8th anniversary of our DARE group. Dr. Dinesh, Dr. Muktinder, Madam Vijay Neelam. So I congratulate all of you. Thank you very much. So today's lecture by Dr. Muktinder, that will be very nice. And we hope we will get something new from them. Hello? हाँ जी सर। चल रहे? हाँ जी। So welcome to Dr. Muktinder for his delivering his lecture. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। और उम्मीद भी है कि सर हमेशा हमें गाइड भी करते रहेंगे। और अभी मैं डॉक्टर नीलम को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर नीलम हमारा डेली का जो गुड मॉर्निंग रूब्रिक आता है, पिछले 6 साल से कंटिन्यू बिना रुके एवरी डे शी पोस्टेड 8 o'clock, कभी उनका 8:01 पर नहीं हुआ। थैंक यू मैम। और आप मेरी एक आइडियल वुमन जो मेरी लाइफ में है, वो मैं उनको वो हमेशा रिगार्ड भी करती हूँ और मेरे लिए वो मेरा ऑनर भी है। तो थैंक यू मैम एंड लव यू सो मच। थैंक यू, लव यू टू। थैंक यू। हाँ जी मैम, आओ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। First of all, so many congratulations to our DARE team, जिन्होंने आज 8 साल कंप्लीट किए हैं, and many congratulations to the owner of our group, Dr. Promila. थैंक यू। डॉक्टर प्रोमिला ने जिस डेडिकेशन के साथ, जिस सिंसेरिटी के साथ एंड जिस डिसिप्लिन के साथ ये ग्रुप संभाला है, हैट्स ऑफ टू हर। इतना ज्यादा बोल्डली, इतना ज्यादा डेयरिंग मैंने आज तक किसी भी ग्रुप में नहीं देखा। सो आज हमने इस ग्रुप के 8 years कंप्लीट किए हैं। many congratulations to all the members, डॉक्टर रविंद्र कोचर जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है ऑलवेज। और जब हमारे लाइव लेक्चर्स हुआ करते थे, जब हमारे सेमिनार्स हुआ करते थे, तो हम लॉर्ड महावीर में पता नहीं कितने लेक्चर्स दिए हैं। अभी वेबिनार्स का टाइम है, तो डेयर ने बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं। डेयर का एक फेसबुक पेज है जिसमें हर रोज सुबह और शाम आर्टिकल्स, हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है वो आर्टिकल्स भेजती है, और हर रोज सुबह शाम फेसबुक पेजेस पे हमारे आर्टिकल्स छपते हैं एवरी डे।
हमारे बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, एक डेयर जिसमें बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं और जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, एक जूनियर डॉक्टर्स का ग्रुप है जिसमें हम लोग बहुत जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, जो बच्चे अभी लर्नर्स हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो हमने जूनियर ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चों के हम आर्टिकल्स, हम ऐसे डॉक्टर्स को लेके आते हैं जो कॉलेजेस में टीच करते हैं, वो वहां पे आके बच्चों को पढ़ाते हैं। डेयर में हमारी ऑलरेडी हर रोज कोई ना कोई सेशन चलता है और मंथ में एक बार हमारी डेयर टीम का कोई ना कोई हर थर्सडे को, हर मंथ में थर्सडे को कोई ना कोई हमारा स्पेशल मेंबर होते हैं या हमारे अपने मेंबर्स होते हैं। तो डेयर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लर्निंग का एक हमारा ये प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज हमारा एक मैगजीन हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। कोविड की वजह से उसे हमें स्थगित करना पड़ा, तो अब जैसे ही ये सारा कुछ खत्म होता है, सारा कोविड का फेज निकलेगी, तो हम डेयर का जर्नल दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एक हमारा यूट्यूब चैनल भी डॉक्टर प्रोमिला ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया है, उसमें भी हम अपने आर्टिकल्स, हम अपनी वीडियोस, हम अपने लाइव सेशंस उसमें डाला करेंगे। सो हमारा डेयर मुझे लगता है कि बहुत प्रोग्रेस कर रहा है एंड हम चाहते हैं कि ये और आगे प्रोग्रेस करे। इसके लिए जिन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है, सबसे पहले एज आई हैव सेड डॉक्टर रविंदर कोचर, जो कि हमारे सच में हमारे डेयर की बैकबोन है। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर संजय सोलंकी, जो आजकल हमारे ग्रुप में बहुत एक्टिव है। पीछे उन्होंने एलएम पोटेंसी पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया, इनके काफी लाइव सेशंस हुए और ये जब एक चीज को पकड़ते हैं तो उसकी बहुत डिटेल में जाते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर सोलंकी, आपने बहुत हमें अपना योगदान दिया, अपना टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट फॉर यू। उसके बाद बारी बारी आती है डॉक्टर मनदीप की, जो कि कनाडा में है, लेकिन फिर भी वो हमारे सेशंस रखती हैं, करती हैं और उनको पूरा ऑर्गेनाइज करती हैं। और फेसबुक पेज पे भी मैंने देखा है कि वही बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने वही मैनेज करती हैं आजकल। सो थैंक यू डॉक्टर मनदीप। उसके बाद बारी आती है डॉक्टर मनिंदर की, जो कि बहुत ज्यादा, उनका भी हमारी इस टीम में काफी योगदान है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर being here, being at DARE, helping DARE, organizing DARE, maintaining DARE and doing everything for DARE. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पढ़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और साथ में हम एंजॉय भी करते हैं। आज का हमारा ये जो स्पेशल सेशन है ऑन द कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ DARE, आज हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर मुक्तिंदर जी को। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, ये तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन चुके हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स, वेबिनार्स अक्सर हम इनके देखते हैं। सो अभी ज्यादा मैं टाइम न लेते हुए मैं चाहूंगी कि हम डॉक्टर मुक्तिंदर जी का सेशन अटेंड करें प्रॉपरली, और आज इनका जो लेक्चर है वो ध्यान से सुने एंड हाउ टू अप्लाई माइंड एंड हाउ टू सी केसेस, ये हम उनका देखें। तो वेलकम डॉक्टर मुक्तिंदर जी एंड मेनी मेनी थैंक्स टू यू कि आपने हमारा ये हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। सो थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड प्रोमिला वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड मेंटेनिंग इट। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड आई थिंक मैं योगेश मल्होत्रा का नाम लेना भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर योगेश, जो कि जब भी प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो योगेश के पास ही जाती है। तो जरूरी था, आपका नाम मैं भूल नहीं सकती। सो डॉक्टर योगेश मल्होत्रा, यू आर ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। सो थैंक यू एवरीवन एंड अभी ज्यादा हम टाइम न लगाएं और डॉक्टर मुक्तिंदर जी का लेक्चर सुने। तो प्रोमिला आगे आप अनाउंस कीजिए जैसे भी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू नीलम मैम। योगेश।
हेलो डॉक्टर योगेश। हाँ जी मैम। हाँ जी, आ जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 8 साल का साथ हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ Dear- ऑल मैम आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मेरा टीम है, हम लोग टुगेदर। मैंने एक्चुअली आई रोट योर नेम एट द टॉप, वो हाँ, हाँ। टॉप वाला रह गया, नीचे वाला सारा पढ़ लिया, वो टॉप टॉप रह गया। नहीं, ऐसी कोई Yes. बात नहीं मैम। हम टीम हैं और 8 Yeah. साल हो गए, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि सिंस 8 years वी आर टुगेदर एंड वर्किंग फॉर द बेटरमेंट, और एक ही पर्पस है, दैट इज टीचिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड एवोल्यूशन। एंड और आज जैसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे डॉक्टर मुकुंदर का, और मुझे तो लगता है उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशनर, और हम डेयर की तरफ से उनको वेलकम करते हैं, और सबसे पहले तो थैंक्स करते हैं फॉर कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए आज के इम्पोर्टेंट दिन। एंड हमारा पर्पस सिर्फ यही है इतने सालों से, जस्ट टू शेयर ओवर नॉलेज। यानी कुछ भी है, हम परफेक्ट कोई भी नहीं है हम ना, तो जो भी हमें आते हैं हम शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो वो एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज डेवलप होती है, जो लेटर ऑन जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनको भी हेल्प करती है, जो एग्जिस्टिंग है और जो हमसे सीनियर्स हैं, हम सब टुगेदर एक अच्छा शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिससे हमारी डे टू डे लर्निंग बढ़ती है और जो क्लिनिकली हमें बहुत हेल्प करती है। So on this auspicious day, I welcome all of you on the behalf of DARE. मैं थैंक्स करता हूँ हमारे सर डॉक्टर रविंदर कोचर, जो हमारी इंस्पिरेशन है, डॉक्टर नीलम मैम सबसे ज़्यादा पंक्चुअल और सबसे हमारी जो मेन मेंबर हैं, एंड नाउ आई वेलकम, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वेलकम डॉक्टर मुक्तिंदर टू स्टार्ट द सेशन। हम सभी वेट कर रहे हैं उनकी। थैंक्स अ लॉट। Welcome, Muktinder sir. Thank you. Thank you. Thank you. First of all, I congratulate the DARE team. मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि डॉक्टर मुक्तिंदर हमारी 3rd एनिवर्सरी पर भी आए थे। ये उनका 2nd टाइम, हम वैसे बीच में भी वो आ चुके हैं, लेकिन ऑन एनिवर्सरी आज वो 2nd टाइम हमारे पास आ रहे हैं। थैंक यू सर। Thank you, Pramila. So I start with first of all, thanks to Almighty God and Dr. Henneman, due to which we are all together. We are all a family of homeopathy. और उसके बाद सबसे पहले I'll pay my regards to Dr. रविंदर कोचर सर। सर ने मेरे को एक बिल्कुल बच्चे से, when I was a child rather, and he has been observing me and guiding me. उन्होंने मेरी सारी जर्नी देखी है, and I have always enjoyed and अभी भी आपके साथ हैं। thank you sir. तो सर ने मैंने, he has supported me morally, even sometime socially and everywhere. So he is the kind of teacher who is never a boasting one, but always a supporting one. So there are many teachers who claim to be teacher, but they are, so he is such a personality that we all know him. And Dr. Neelam ma'am, I know when I was a student, and I used to attend her classes, and we once organized a seminar in Patiala, which was we invited Dr. A.S. Mon, Dr. Jan Sholton was invited in that seminar, and I was a volunteer in that seminar. Yeah, So, it was in 1998, Doctor. Yes, it was in 1998. Yeah. So I was a beginner at that time. I never had that practice, but he or she and Dr. Avtar Singh, Dr. Man, Dr. Bhupinder Singh ji, all these people, they just took me in their team, and I was so junior to all of them. So अब मेरी सफेद दाढ़ी पे मत जाइए.
It is not that I am that senior. मैं भी आपके जैसा student ही हूँ, and till date I am a student. I'm learning. तो चलो भगवान ने कुछ दे दिए reward. I remember when I started my practice in Sarhand, my first practice in Sarhand in 1999. So it was again guided to me by Dr. Avtar Singh and Dr. Neelam Avtar Singh that you better starting a practice in Patiala, you should start from a smaller city. And that smaller city gave me such a growth that today I'm owning 10 clinics all over India. So definitely when you get a mentor and a guide to guide the right way, because I was not having that much resources at that time. So their able guidance and their practical guidance helped me a lot. So thank you, Dr. Neelam. Yeah, I know. I remember this. You said Yeah. you are going to open your clinic in Patiala. We said, Yes. no, doctor, don't come to Patiala. Go to some nearby places, either Rajpura or Sarhand or Samana. So yeah, I remember. I still remember that day. Yeah. So it was in 1998 after that Giant Sholton seminar only. Yeah. So my first practice I started in Sarhand only. And from there, the circumstances keep on changing and the things started growing. And so next coming to Promila, she has always been a very lovely and very bubbly and very naughty and very kind of obedient but he dominating. सर ये मेरी खूबियां हैं या कमियां हैं? वो तो खूबी कमी होती, कमी खूबी होती है. बताओ. You can take it either way. Okay, thank you, sir. So she has been a very pushing person. I am a lazy person, but she has always been pushing. तो मेरे को बहुत बार इनवाइट करती है और मैं 90% रिस्पॉन्ड ही नहीं करता हूँ. तो आज डेयर की एनिवर्सरी थी तो मैं ना नहीं कर सका. सर आपने हमेशा रिस्पॉन्ड करा है. अच्छा, बट आई नेवर अपना पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ डेयर ग्रुप में ना इतना. वो ग्रुप में नहीं पार्टिसिपेट करते हो, पर आप जितने भी लाइव करे हैं, हमने जब भी इनवाइट करा आप हमेशा हाजिर हुए. So coming on to Bhainder Singh Pullar and Yogesh, they are no doubt junior to me, but they are carrying the torch of homeopathy in very high spirits. So I feel very happy when I see they are growing because my well wishes and my blessings have always been there. And I have guided them at times also. And I have always been very observant in because there are many groups which are formed, but they are fizzled out very soon. So persisting for 8 years and undergoing so many projects, as Dr. Neelam was saying, is really that persistence, that perseverance, and that consistency means a lot, means there's a very bright future for this DARE group. So I wish this 8th anniversary and let it be another milestone and there is another lighthouse in your further growth. So now coming on to my topic, Maninder Dhiman also, I have been associated with her and she's a very cute junior and I know her and she's also very hard worker. So many new students also I know, almost all the DARE team. So now coming on to my topic, today I'm talking on a dependent personality disorder. What happens is in our practice, many times we take the rubrics randomly, but sometimes that rubric is just like taking a tail of an elephant and saying that it is a rope, taking the leg of the elephant and saying it is a tree, taking the trunk of elephant and saying it is something bigger and taking the ear as a fan. So sometimes what happens is there's a bigger picture in front of us, but we take the common symptom of that personality trait. Actually, in saying there are 12 personality traits. Out of them, today I'll be talking upon dependent personality trait. Usually what happens is when I'm starting with 2 cases, I'll be running through because we have already late. So once a lady of 38 years visits my clinic, the chief complaint of alopecia areata since 6 years. मेरी screen visible है ना? हाँ जी. ठीक है. So she has taken all possible therapies, allopathy, Ayurveda, homeopathy. When we take the case,
So waited few weeks for a favorable result. But then an observation was made that she always visit with a particular girl who is much younger to the patient, which doesn't seems to be the family member, because this lady which was coming was from very rich family. But the girl she was carrying was very mediocre family girl. So on asking patient, she says that she is my best friend. A lady of around 40s, early 40s, says that this is my best friend, which is a girl of 19 years, almost half of her age. I cannot do anything without her. Patient is from a well-to-do family, but always insists this girl to be with her. And she fulfills all her needs like paying school fees, books, and pocket money for sake of seeking her company. कहती बस मैं इसको ये बोलती हूँ, ये कोई मेरी मेड नहीं है, मेड मेरे पास बहुत है, but ये मेरी best friend है. So she said that I cannot do. Sometimes she insists her whatever trouble comes in her home, उसके बच्चे जैसे बड़े हो गए उस पेशेंट के, but she clings अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के लिए इसको इतना क्लिंग करती. एक तो ये केस है, दूसरा एक एक्यूट का केस है कि 6 साल का बच्चा है, 10 दिन से बीमार है, उसको फीवर हुआ, she has been given antibiotics and all that. Now her fever is the child's fever is set, but mother is very much troubled कि ये बच्चा मेरे को इतना क्लिंग कर रहा है, इतना कर रहा है कि मेरे को वॉशरूम भी नहीं जाने देता, मेरे को इवन टॉयलेट बाथरूम नहाने के लिए भी इसको साथ में गोदी में उठा के कहती मैं नहाती हूँ इसको. So that is another. ये 2 examples हैं छोटे छोटे, मैं और भी कोट करता रहूंगा. So when we take such cases, sometimes we just end up taking the rubric cleaning. So I'll be explaining it. Why I'm talking this way. So there is sometimes a dependent personality disorder, talk of ICD or classification, international classification disease. Dr. Srinivas, बेटा एडमिन कौन है? म्यूट कर दो ना, म्यूट ऑल. संजय तुम कर दो सबको म्यूट. ठीक है. तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, ये क्या होता है? ये एक आईसीडी क्लासिफिकेशन के मुताबिक, ये जो नंबर हमने 6.07 लिखा हुआ है, इसके मुताबिक क्या है कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वंस एक्सेसिव नीड टू बी केयर्ड फॉर बाय अदर्स. संजय प्लीज सबको म्यूट कर दो. ఆ ఎమోషన్ ఆ పాట వినేటప్పుడు డాక్టర్ So this, what is this DPD? DPD क्या है कि अगर किसी बंदे को ये लगे कि मेरे को दूसरों की हेल्प की, दूसरों की केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो बिना हेल्प के नहीं चल सकता है. This is the basic definition of this disorder. तो इसमें clinging, fear of separation के ऊपर हम बात करेंगे. तो DPD क्या है कि individual who suffer with dependent personality disorder underestimate their abilities, accept criticism and disapproval and even criticize themselves. तो आपने आगे देखना कितने सारे रूब्रिक हैं जो हम लेते हैं, बट वो बेसिकली पर्सनैलिटी का ट्रेट होते हैं. तो इंडिविजुअल हैज ए हार्ड टाइम मेकिंग एवरीडे डिसीजंस without an abundance of advice and reassurance from other. हर से पूछेंगे मैंने ये जो किया ठीक किया ना, अब मेरे साथ रहोगे ना, अब मेरे साथ चलोगे ना, मैंने अभी इवन वॉशरूम जाना है, उनको कंपनी चाहिए, उनके साथ चाहिए. तो इंडिविजुअल नीड समवन एल्स टू टेक ओवर मेजर एरियाज ऑफ हिज और हर लाइफ. जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए इररेजोल्यूट होते हैं, देन इंडिविजुअल्स ऑफ डीपीडी हैज अ डिफिकल्ट टाइम डिसएग्रीइंग विद अदर्स due to his or her fear or of losing support or approval. तो they किसी, अगर मान लो उनको कोई चीज, जैसे हम रूब्रिक यील्डिंग लेते हैं, सबमिसिव लेते हैं, कि उनको किसी का डिसअप्रूवल, कोई अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ भी, जैसे सीपी और फॉस्फोरस में सिम्टम लेते हैं ना, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोजिट टू हर इंटेंशन. So this is a kind of dependence personality, कि वो उसको ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से नाराज हो जाए, नहीं तो मैं फैमिली से अलग है. तो वो जो forsaken feeling उनकी, वो जो helplessness feeling है, that leads कि वो अपना confidence lose करना शुरू कर देते हैं. तो individual has trouble doing anything on his own or her own due to lack of self confidence in their capabilities. And what they happen is individual does everything it takes to receive support and nurturance from others. The individual feel uncomfortable alone because he or she fears or inability to take care of himself.
अब ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन है ये हमने इंटरनेट से उठाई है। अभी देखो, अभी तक पहली 3 स्लाइड में यू विल सी दैट इट इज ए काइंड ऑफ, इसमें इररिजोल्यूशन रूब्रिक आ गया, कंपनी डिजायर रूब्रिक आ गया, क्लिंगिंग रूब्रिक आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रूब्रिक आ गया, हेल्पलेसनेस रूब्रिक आ गया। तो कितने सारे रूब्रिक है, बट ये अगर हम पेशेंट में हमें ऐसा कुछ ट्रेट मिलता है, व्हाट वी डू इज वी कीप एंड टेकिंग दोस स्कैटर्ड रूब्रिक्स एंड रीच टू अ कॉमन सेट ऑफ रेमेडीज। बट बेसिकली अगर हम इसको देखें, ऐसा देखें कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका पर्सनैलिटी टाइप ऐसा है, तो व्हेन यू नो द कॉमन सिम्टम्स then you can mark the PQRS. Now in this case, if you are facing a person with dependent personality disorder and all these traits, they are obvious trait in that person, so maybe prescribing on these traits might not help you in treating that deep constitutional diseases, because as we know these are the common symptom for that, because most of the DPD patients, dependent personality disorder persons, would be reflecting these symptoms as a common symptom. So what will be ending जो हम आगे रेमेडीज करेंगे, कई बार हम उन रेमेडीज के ऊपर पहुंच तो जाते हैं, बट उनकी फाइन डिफरेंशिएशन हमारी मटेरिया मेडिका में, रिपर्टरी में हमने कैसे करनी है, so I'll be talking about that. So what happens in DPD, the individual searches for another relationship for care when a close one ends. तो हमेशा उनको, जैसे इग्नेशिया है, उसका अगर एक ब्रेकअप होगा तो वो बहुत जल्दी दूसरा रिलेशन बहुत जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे नीड इमोशनल सपोर्ट. सो इंडिविजुअली unrealistically fear being abandoned to care for himself or others. तो उनको लगता है मैं बिना रिलेशनशिप के कैसे रह सकता हूँ, मैं बिना पार्टनर के कैसे रह सकता हूँ, मैं बिना कैसे रह सकता हूँ. So they depend on others too much and others take advantage of that sometimes. So another disorder which is in part of this is separation anxiety disorder. So this is how all that dependent personality dependent disorder understanding starts. Is this separation anxiety disorder क्या है कि एक anxiety disorder होता है जिसमें एक individual है, वो एक्सेसिव एंजाइटी फील करता है कि अगर मैं उसको अपने घर से, जैसे होम सिकनेस रूब्रिक है, सेपरेशन फ्रॉम होम. आजकल जैसे कि मेरे बच्चे बाहर कनाडा चले जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा, मैं अगर मेरे हस्बैंड दूर रहेंगे तो हमारी अगर ट्रांसफर हो जाएगी तो मैं इस स्कूल को, इस प्लेस को, इस सिटी को, इस क्लिनिक को, इस पर्सन को कैसे छोड़ पाऊंगा. So before even happening that anticipation starts building up and the person starts giving. So getting sick. So people to whom the individual has a strong emotional attachment, parent है, caregiver है, या कोई भी sibling है, so they give extra importance और उनसे अलग होने से उनको डर लगता है. तो how they start, एक Bowlby हुए हैं, he gave this attachment theory of development. He says that pre-attachment is up to 6 weeks of life of a person. 1.5 महीने तक बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन है कौन नहीं है, बट 6 weeks to 7 month का जो पीरियड होता है, वो जो इन्फेंट होता है वो प्रेफरेंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर गिवर्स के लिए देना शुरू कर देता है कि जो उसकी केयर करते हैं. एंड 7 months प्लस में वही इन्फेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टुवर्ड्स द केयर गिवर्स करना शुरू करता है, और 10 months जाके वो मल्टीपल अटैचमेंट शुरू करता है. नाउ दिस इज अ नॉर्मल पैटर्न, बट व्हाट हैपेंस इज, हाउ आई हैव कोरिलेटेड इट विद होम्योपैथी इज दैट समटाइम यू सी the watch it state of 6 weeks to 7 months person, you see this state in a 60-year person. This 7+ month it discriminate करता है कि किसके साथ मैंने जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, and some person start they keep doing it till even when they grow up. So here these stages of attachment gives us a broad classification of remedies. I'll be going. So पहली stage जैसे मैंने बोली attachment theory की asocial होती है, जिसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके पास है. देन इंडिस्क्रिमिनेशन में वो थोड़ा सा ये करना शुरू करता है, भाई कोई भी केयर गिवर हो, चाहे मदर हो चाहे मेड हो, कोई भी हो जो उसका केयर करता है उसकी तरफ अटैच हो जाता है. देन 7 to 9 months ही स्टार्ट डेवलपिंग स्पेसिफिक अटैचमेंट्स. And then मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, you can read it on internet, it is from internet only. Then multiple attachment शुरू कर देती है, जिसमें बेबी जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं जो उसको ऑफनली दिखते हैं उनके साथ. तो this the result of study indicate that attachment were most likely to form with those who responded accurately to the baby's signals. तो जो उसको अंडरस्टैंड करते हैं उनके साथ वो ये सेंसिटिव रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो
बच्चा प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करता है कि जो केयर गिवर के आसपास घूमेगा, सेफ हेवन ढूंढता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर देता है, उसको सेपरेशन डिस्ट्रेस होता है और वो एक सिक्योर बेस पाता है. And now this is normal in case of infants. But what if this state continues till a person is an adult or even married or even old age? तो उसको हम आगे कोरिलेट करेंगे. तो ये सेपरेशन डिस्ट्रेस क्या है कि सपोजिंग एक बच्चा है, बच्चे को सेपरेट करते हैं उसके केयर गिवर से, तो वो एक एंजाइटी शो करता है. सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट. जब डॉक्टर प्रवीण और मैंने पेडियाट्रिक प्रैक्टिस की है तो हमारा जो 0 to 1 year वाला इन्फेंट वाला फॉर्म है और 1 year to 3 वाला टॉडलर वाला केस टेकिंग फॉर्म है, उसमें हमने ये स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट आया. ये मैं आपको बताऊं स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट क्या होता है कि जैसे मदर और बच्चा आपके हमारे, जिन्होंने मेरा क्लिनिक देखा आपने देखा होगा कि हमारे क्लिनिक में एक प्ले एरिया है, तो मदर वहां बैठी होती है बच्चे को लेके, तो डॉक्टर जाता है, मदर सिट क्वाइटली ऑन अ चेयर, टॉडलर प्लेज विद टॉयज, हमने टॉयज रखे हुए हैं. देन डॉक्टर एंटर्स द रूम, डॉक्टर आता है और मदर से टॉक करना शुरू कर देता है. तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है उस स्ट्रेंजर के आने से? कई बच्चे जो है वो खिलौने छोड़ के मदर के पास वापस आ जाते हैं, कई बॉदर्ड ही नहीं होते हैं, कई अगर जैसे वो जो स्ट्रेंजर है डॉक्टर है हमारा, वो अगर पेशेंट को बुलाता है उसके साथ स्माइल करता है तो बच्चा स्माइल करने बढ़ जाता है. अब ये तीनों सिचुएशन है. तो फिर क्या होता है कि 2-3 मिनट वो इकट्ठे करते हैं, उसके बाद मदर को इशारा करते हैं कि आप चले जाओ और बच्चे का रिएक्शन देखते हैं कि बच्चा क्या करता है. तो बच्चा जो मदर की सेपरेशन से वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, और जब दोबारा फिर 2 मिनट बाद मदर 6 मिनट की, बच्चा रोकता है, कई बार बॉदर्ड ही नहीं होता, कई बार वो पहले ढूंढता है फिर बिजी हो जाता है टॉयज में, वो उसका क्या इंटरप्रेट करना है हम आगे सुनेंगे. तो मदर जब दोबारा एंटर करती है तो उनका रीयूनियन जो है उसको हम नोट करते हैं कि क्या उसके ट्रेंड है. देन अगेन एक सिचुएशन आती है कि मदर भी चली जाती है, डॉक्टर भी चला जाता है, ओनली डॉक्टर आता है कमरे में और तब वो बच्चे का रिएक्शन देखता है और एंड में मदर आ जाती है. तो इसका हम रिएक्शन जो ये ऑलमोस्ट 9 मिनट्स का जो ये टोटल टेस्ट होता है. तो इसमें एक रिकॉर्डिंग मेरे को मिली है इंटरनेट में, ये देखो आप थोड़ा सा फास्ट करके चला देंगे. आवाज आ रही है रोमिला? After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used, standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and on the other hand to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in a chair reading a magazine. After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Now the first part of the procedure is over, and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together.
Soon after, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. Now, this is secure attachment. So when the mother left, the child was distressed. When mother came back, the child was happy. Stranger, he was avoidant to stranger when alone, but friendly when mother is present. And we'll use the mother as safe place. Now, this is a standard. ऐसा नहीं कि हर बच्चा same करेगा. Every child would be reacting differently. So this is, if the child is showing this kind of secure attachment pattern, then we think of Calcarea group, Silicea group, Brita group, Gelsemium, that kind of remedies come to our mind, Pulsatilla. So then if the child is avoidant attachment, कुछ बच्चे होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, no sign of distress by the mother's absence, showed little interest when she returned, and infant okay with stranger. So we know that fluoric acid, opium, sepia, indifferent remedies will come into play. मैं थोड़ा सा fast हो रहा हूँ because there's a lot more to discuss. Then third is resistant attachment. जैसे बच्चा होता है वो बिल्कुल भी मदर को नहीं छोड़ रहा है, उसको स्ट्रेंजर से बहुत डर लग रहा है. Clinginess mixed with rejection on return may approach mother but may resist contact or even pushes her away. Fear of exploration, उसको लग रहा है कि मेरे को कहीं इंजेक्शन जैसे जोर जोर से चीखने लग जाता है. Then we think of Stramonium, Kali group, Ambra group, Arsenic group, Chamomilla, Senicula. So that kind of. So these are the three probable reactions occurring when there is a attachment, that strange situation is test is done with the child. Then comes, now coming back to that, this simple test, we can give you a great insight into the infant and toddler's behavior. Now we have many remedies to even many tests that way, how to take the case of infant, how to take the case of toddler. We have developed different case taking forms, and different interpretation lead us to different remedies, and we get very good results by applying this kind of attachment theory into our practice. Now coming on to the dependent personality. What is this dependent personality? That when even if you are grown up, you are not showing that maturity of behavior, that self-dependence, they tend to cling to the people and are very fearful of losing the support of others. They become depressed, extremely depressed or melancholic when they feel rejected, and become suicidal when a breakup is imminent. तो ये जो लव सिकनेस वाले पर्सन्स या जो अटैचमेंट बहुत ज्यादा शो करते हैं, हाउ टू डीकोड दोज केसेस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. सो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी सबमिसिव, so yielding, surrender responsibility in major areas of their life. तो in case उनको लाइफ में ग्रोथ भी मिल रही होती है, वो इसीलिए अपनी ग्रोथ को छोड़ देते हैं, प्रमोशन को छोड़ देते हैं, ट्रांसफर ना हो इसलिए वो अपने कैरियर को बहुत सैक्रिफाइस कर देते हैं, because they don't feel they can go alone. So some allow the need of those on whom they are dependent to supersede their own requirement. They tend to let others make important decisions for them. So other aspect of these dependent personality disorder person is these persons suffer from lack of confidence and are averse of being alone for more than brief period. तो थोड़ी देर तो अकेले रह लेंगे बट ज्यादा देर नहीं रह सकते. तो ये मत jump from relationship to relationship, always seeking stronger support. तो कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ बॉयज होते हैं, वो बहुत जल्दी अपने पार्टनर्स को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसी को चेंज कर लेते हैं, बिकॉज उनको उस पर्सन में वो सिक्योरिटी, वो वार्मथ और वो डिपेंडेंट वाला पर्सनैलिटी नहीं मिलती है. सो दे कीप ऑन, सो दे आर एक्सप्लोर्ड वेरी मच. सो अदर विल रिमेन इन एन अब्यूजिव सिचुएशन, या फिर इसकी उल्ट सिचुएशन हो सकती है
कि वो पर्सन उनको अब्यूज कर रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट लीविंग, इज पर्सनली harassing them, personally punishing them, personally torturing them, but still they are into the relationship. That also comes in this dependent personality. So dependent personalities are overly sensitive to disapproval. उनको ऐसा होता है कि हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो they overperform. They feel helpless and depressed, especially when alone. The dependent personality desires security so strongly that they are willing to sacrifice their personal needs. So they take on desire of other to such a point that they cannot properly express their individuality or manifest personal goals. So this dependency may be hidden behind the concept of service to the family, serving a great person, or by joining larger organizations. So कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग जो क्लिंगी वाले लोग होते हैं, आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में किसी मिनिस्टर के साथ, किसी अथॉरिटी के आसपास दिखेंगे कि they cling to that personalities and seek a support and security from that person. अगर हमारे पास खुला टाइम हो तो I can give the case examples also. तो the rubric, prominent rubric जो dependent personality group के cluster को form करती हैं, तो जैसे ailment from anticipation, foreboding, presentiment हमारा rubric है, ailment from fright है, clinging है, company desire है, company desire for alone while aggravate है, confidence want of है, fear of responsibility है, fear alone of being है, helplessness है, impressionable है, mildness है, servile obsequious है, sympathetic है, yielding disposition है. All these rubrics they represent this dependent personality trait. Now अगर हम इन rubric को सीधा मान लो अगर करेंगे रेपर्टराइज, तो मान लो इसमें से 3 या 4 करेंगे तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रेमेडीज आ जाएगा. बट कई बार हम कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ ओवर एसेस कर जाते हैं, कुछ ओवर इंटरप्रेट कर जाते हैं, कुछ अंडर इंटरप्रेट कर जाते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज वी एंड अप गिविंग सम कॉमन रेमेडी पिक्चर्स जो हमारे पास होती है, जिनको अब हम फ्रीक्वेंटली जैसे 4-5 दवाइयां तो हमारी फेवरेट बन जाती हैं, तो हम वही प्रेस्क्राइब करते रहते हैं. उसमें क्या होता है कि पार्शियल रिजल्ट हमें मिलता है, बट केस को हम क्योर नहीं कर पाते हैं. So in that case, what we need to do is we need to understand it a bigger picture of dependent personality disorder and then fine tune उनको differentiate करने में, because homeopathy depends upon law of individualization. अगर हम individualize कर पाएंगे तो individualize क्या है कि supposing मैं इस group of रूब्रिक्स को एक सेट ऑफ रूब्रिक्स मान लेता हूं कि ये सारे रूब्रिक, मान लो अगर किसी पेशेंट में मेरे को माइल्डनेस मिल रहा है, हेल्पलेस मिल रहा है, सर्वाइल भी मिल रहा है, कंपनी डिजायर भी मिल रहा है, तो मैं उस पेशेंट के ये चारों रूब्रिक को रिपर्टराइजेशन में लेने की बजाय मेरा दिमाग ये सोचेगा कि यार ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पर्सन लगता है. तो व्हाट आई विल डू इज आई हैव डेवलप्ड माय ओन मटेरियल मेडिकल अंडरस्टैंडिंग, और मैंने एक थेरेपेटिक टाइप, नॉट एग्जैक्टली थेरेपेटिक, तो मेरी जो रेंज है वो सिर्फ मान लो एक मेरे को क्लिंगी पर्सन मिल रहा है बट वो पूरा क्लिंगी नहीं है, तो क्लिंगीनेस की जो 18 दवाइयां हैं, बट इन सब ग्रुप में मेरे पास कम से कम 70-80 दवाइयां कॉमन आ जाएंगी जो इनके में से काफी सारे सिम्टम कवर करती हैं. तो मेरी रेंज क्लिंगीनेस की वो 7, 8 या 17, 18 दवाइयों से निकल के मेरी रेंज वो 70 रेमेडीज की होगी. तो आई हैव मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तो वो मेरे का एक कॉमन रूब्रिक बन जाएगा जिसमें से मैं आगे फिर फर्दर इंडिविजुअलाइज करूंगा मेडिसिन. कैसे करूंगा मैं आपको एक एक्सप्रेस करके बताता हूं. जैसे सपोजिंग, तो क्लिंगी पर्सन जैसे हमने ये डेफिनेशन की है, वी हैव ऑलरेडी टच्ड इट. जैसे लेक्सिस है, लेक्सिस इज गिवन अंडर द रूब्रिक, ये जैसे सपोजिंग हमारे ये इसी सेट के कुछ रूब्रिक्स हैं. इजी मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, mesmerism, amlorate, support, hold on, desire to be, clinging, held, wants to be, clinging, held, wants to be, amlorate being, and shaking, shivering, rigors, held, wants to be, so would not shake so hard. अब लेक्सिस ये सब जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रूब्रिक्स हैं उसमें प्रोमिनेंट पड़ी है. अब मेरे को ये दिख रहा है कि लेक्सिस, सिपिया और जलसीमियम और सेलिशिया 4 दवाइयां अगर मैं इनको देखता हूं तो क्या चेंज है कि जलसीमियम नो डाउट वांट्स टू बी हेल्ड, क्लिंगी है, शेकिंग है, बट इज नॉट, उसमें जलसीमियम में टच और मैग्नेटिज्म की डिजायर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि लेक्सिस में है. So that way I dug into the source books. तो लेक्सिस में को हाइडिंग गार्डिंग सिम्टम में क्या मिला कि wants to be held or to be pressed down during chill. तो लेक्सिस की नीड क्या है कि लेक्सिस अदरवाइज वेरी हॉट पेशेंट होता है, बट ये यहाँ पे ड्यूरिंग चिल
चिल, अब आप जैसे कुछ अगर लोग साइकिल थेरेपी से चिल को डिफरेंट वे से भी इंटरप्रेट करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स। बट चिल मींस व्हेनेवर द चाइल्ड इज इन फीवर, उस टाइम उसकी क्लिंगीनेस बढ़ेगी। चाइल्ड मस्ट बी हेल्ड फर्मली टू एम्लोरेट पेन इन हेड। तो ये लेक्सिस हालांकि कंस्ट्रिक्शन एग्रेवेशन है, बट यहाँ पे जो प्रूविंग सिम्टम है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का कि उसको चेस्ट और हेड पे जोर से पकड़ने से, नॉट दबाने से, पकड़ने से उसको आराम मिलता है। फील्स एम्लोरेशन इफ हेल्ड और प्रेस्ड डाउन, फील एम्लोरेटेड इफ हेल्ड फर्मली और प्रेस्ड डाउन। ये अब लेक्सिस के प्रूविंग सिम्टम्स हैं। होल्डिंग और बीइंग हेल्ड एम्लोरेट, मैग्नेटिज्म और मेस्मरिज्म एम्लोरेट। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि लेक्सिस, तो नाउ लेक्सिस का क्लिंगिंग का मेरे को पता चल गया कि लेक्सिस अदरवाइज इज नॉट अ वेरी क्लिंगी पर्सनैलिटी, बट इन क्राइसिस, हम चिल को अगर क्राइसिस की तरह ले लें, इन क्राइसिस लेक्सिस बिकम चिल। तो मेरे लिए अब लेक्सिस को आगे से डिफरेंशिएट करना आसान हो गया कि आइदर इन एक्यूट और इन सर्टेन डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ the lexisis will seek support and could be clingy, but not otherwise a clingy personality. I hope you are trying getting me. Dr. Neelam, am I clear in what I want to convey? Neelam ma'am? हाँ जी मुकुंद सर, ठीक चल रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ देख रही थी, कोई कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट मेडिसिन, वेरी कॉमनली यूज्ड मेडिसिन इन डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज जेलसीमियम। नाउ व्हाट इज रिटन इन आवर स्टैंडर्ड बुक्स इज दैट जेलसीमियम आल्सो इज वेरी क्लिंगी, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेलसीमियम की बात करें, बोथ आर एंटीसिपेटरी रेमेडीज। दोनों की बिफोर चर्च ओपेरा और बिफोर ए प्रेजेंटेशन दोनों को डायरिया हो जाता है। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू? अब जेलसीमियम जब क्राइसिस में होगा वो कैसी क्लिंगीनेस शो करेगा? जेलसीमियम इज ए रिजेक्टिंग क्लिंगीनेस, मतलब उसको पास में तो चाहिए बंदा बट बोले ना, वो हाथ तो पकड़ेगा पर तो chill is so very severe that he wishes to be held tightly so that he may not shake so much. तो उसको होता है fear of losing that uncomfortable position जो उसको है, वो एक position ऐसी secured position चाहता है, because उसको होता है कि muscles does not obey the will, जो उसका major symptom है कि उसको लगता है कि एक बार मेरा out of control हो गया ना movement या मेरी body जो shaking है, तो मैं दोबारा वो position ढूंढ नहीं पाऊंगा। So this is like lexisis, but we find severe shaking and desire to be held. But lexis और इसमें major difference, clinging wine, clinging child who grasps the nurse when carried or will always take the hand of his mother. Lexis is not like that. तो जेलसीमियम की जो क्लिंगीनेस है, that is more of a passive clinginess, उसमें उसकी जो है वो आंखें बंद करके बैठेगा, उसको एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग होगी, पैरालाइज्ड फीलिंग होगी कि अब तो बस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है भगवान के हाथ में है। जैसे आप जानते हो कि जैसे बिल्ली सामने आती है ना और कबूतर आंख बंद करके बैठता है और प्रेज्यूम कर लेता है कि बिल्ली जाएगी तो मैं आंखें खोलूंगा और बिल्ली उसको खा जाती है। तो जेलसीमियम क्लिंगीनेस एंड जेलसीमियम हेल्पलेसनेस इज लाइक दैट कि वो उस टाइम वो बिल्कुल मूव नहीं करता है और उसको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, इरिटेबल हो जाता है और अंदर से टोटल हेल्पलेस है। तो जैसे वाइवा होगा, जेलसीमियम बच्चा जो होगा वो ऐसे एक तरफ नुक्कर में चुप करके बैठा होगा, बट अर्जेंटम नाइट्रिकम होगा, उसको अगर एंटीसिपेशन है, उसका अगर लाइफ में कुछ क्राइसिस आएगा तो ही विल बी मूविंग हियर एंड देयर, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बार बार घड़ी देखेगा, रेस्टलेस हो जाएगा, हरीड में। जेलसीमियम विल नॉट बी हरीड इन एंटीसिपेशन, व्हाइल अर्जेंटम नाइट्रिकम वुड बी मच हरीड इन एंटीसिपेशन। वो हरी में कुछ ऐसे अफरा तफरी मचाएगा। जेलसीमियम विल कि मेरे को अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन थोड़ी देर, और जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगी उसका हाथ पकड़ेगी, बड़ी जोर से दबा के पकड़ेगी, बट विल नॉट अलाउ दैट कोई कंसोलेशन करे। जेलसीमियम को उस टाइम के क्राइसिस पे अच्छा नहीं लगता, वो कहता है बस मेरे पास बैठे रहो, बात मत करो मेरे साथ। भाई अर्जेंटम नाइट्रिकम सिर खा जाएगा दूसरे का, आर्सेनिक सिर खा जाएगा दूसरे का उस एंटीसिपेशन में। So this is the difference between the, so जेलसीमियम is like a state is like that of a man sitting in a plane which is about to crash. उसको पता है कि अब मेरे हाथ से निकल चुकी है गेम, जो होगा देखी जाएगी। He clings to his seat, immobilizes, unable to do anything. Slightest jerk deeply upsets him and he anticipates disaster.
तो उसका एंटीसिपेशन ऐसा होता है जलसीमियम का कि अब बस अब कुछ नहीं हो सकता, उसका फेस फ्राउंड हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे कर लेगा कि इकट्ठा करके बस एक प्रोटेक्शन मोड में, एक सिक्योरिटी मोड में चला जाएगा, बट ही विल नॉट मूव मच। तो जो रूब्रिक्स हमारे पास हैं, क्लिंगिंग टू द पर्सन और फर्नीचर, क्लिंगिंग चाइल्ड वांट्स नर्स व्हेन कैरिड, held wants to be amloric being. So ये understanding. Another remedy which comes very strongly in this rubric is sanguinaria. Now sanguinaria is seen mostly in the old age people in their clinic, desire to be held in order to remove this nervous vibratory sensation through body. तो उसको लगता है जैसे sanguinaria is a great nervous remedy. So what happens is they want टू बी हेल्ड, जैसे शेकिंग पेशेंट, पार्किंसन के ट्रेमर्स के पेशेंट होते हैं तो उनको होता है, तो जैसे वे क्लाइमैक्स में वुमेन होते हैं तो उनकी वो जो शेकीनेस को कंट्रोल करने के लिए, सो द ग्रेट डिजायर टू बी हेल्ड एज इन जलसीमियम इज नोटिस्ड इन सैंगुनेरिया। जलसीमियम और सैंगुनेरिया बहुत क्लोज रेमेडी जाते हैं बिकॉज उसमें डिजायर टू बी हेल्ड सिंपली बिकॉज इट विल प्रिवेंट द सेंसेशन ऑफ जार एंड वाइब्रेशन। उसको ऐसा, जलसीमियम को ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, इसमें ऐसा होता है कि मेरी जो ट्रेम्बलिंग है अगर मैं किसी को पकड़ लूंगा तो मेरे को आराम मिलेगा उसमें। इन जलसीमियम ऑन द अदर हैंड द पेशेंट प्रेफर टू बी हेल्ड टाइटली बिकॉज ऑफ पिक्यूलियर ट्रेमुलसनेस, मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। तो उसको अंदर से वो फील हो रही होती है, बाहर से उसकी शेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही होती, बाहर से तो उसकी बिल्कुल बॉडी लूज हो चुकी होती है, वो तो बिल्कुल आंखें बंद करके अनमूव्ड पड़ा होता है। लाइक कई बार तो ब्रेनिया के साथ हम कंफ्यूज कर देते हैं जलसीमियम की जो ऑब्जेक्टिवनेस है, बट ये सैंगुनेरिया में सब्जेक्टिव होती है, उसकी ट्रेम्बलिंग, उसको पकड़ने से आराम मिलता है। This is a difference and I have treated many sanguinaria patients with this observation. Another remedy is embragracia. Sorry, I'm fast. मैं चाहता हूँ maximum cover हो जाए because this is a very long presentation. मैंने ये गुड मॉर्निंग ग्रुप में भी थोड़ी सी इसको दी थी, आज मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड की हैं स्टार्टिंग वाली। तो when the personal unconscious is disturbed by they become depressed. तो इनमें क्या होता है कि पर्सनल अनकॉन्शियसनेस होती है, जैसे उसको लगता है कि मैं शिट हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं किसी को फेस करने के लायक नहीं हूँ। तो एम्बैरेसमेंट रूल करती है इसको, एम्ब्रा को एम्बैरेसमेंट रूल करती है ऑफ चेंजेबल मूड, क्लिंगी, नीडी, डिपेंडेंट एज वेल एज ओवरकम विद केयर एंड वरी। तो बहुत केयरिंग हो जाते हैं जिनको ये पसंद करते हैं। तो ये भी बड़े क्लिंगी से होते हैं, हर एक के साथ बात नहीं कर सकते, स्ट्रेंजर्स इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन मैंने देखा है कुछ, मैंने हायर ऑफिशियल लेवल के बंदे देखे हैं जो एम्ब्रा होते हैं, तो दे ऑलवेज फॉर्म ए काइंड ऑफ वेरी क्लोज ग्रुप वेयर एवर दे गो। तो अपनी बात वो उनके थ्रू ही करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेंजर को फेस ही नहीं करते, हालांकि वो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में। मेरे को एक बार एक एसएसपी था हमारे एक इधर लुधियाना में आए, ही वाज अ पर्टिकुलर एम्ब्रा पेशेंट, उसको सोरियासिस था एंड ही वाज सो कॉन्शियस अबाउट मीटिंग पीपल, और वो किसी से मीटिंग ही नहीं करता था, हमेशा उसके जो डीएसपी होते थे या उसका पीए होता था, या वो कहता था मेरे साथ फोन पे चाहे बात कर लो बट मेरे ऑफिस में कोई ना आए। एंड he was a very hard worker, otherwise very efficient officer, but वो अपने रूम में किसी को 1-to-1 मीटिंग ही नहीं करता था किसी के साथ। एंड एम्ब्रा हेल्प, और वो एक पर्टिकुलर उसका पीए था, उसी के थ्रू ही उसने बात करनी। धीरे धीरे फिर वो 5-6 विजिट के बाद जब वो मेरे साथ फैमिलियर हुआ तो उसने फिर मेरे को बहुत सारे पेशेंट रेफर करने शुरू कर दिया, एंड ही वाज वेरी क्लोज रेफरेंस टू एंड वेरी बिग रेफरेंस टू मी, बिकॉज वो पहले क्लिंग, जब तक मैं उसके लिए स्ट्रेंजर था तो वो मेरे साथ भी बात नहीं करता था। अपने मैंने उसको बोला मैंने केस लेना है, कहता है केस क्या लेना है साहब का, बस वो तो किसी से मिलते नहीं है, आप ऐसे सोराइसिस की मेडिसिन दे दो। बट व्हेन आई टॉक टू हिज वाइफ एंड हिज पीए अबाउट इट, तो मेरे को लगा कि बहुत बैशफुल और बहुत अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है वो। वहीं से मैं उसकी एम्ब्रा पे पहुंचा एंड एम्ब्रा हेल्प्ड हिम अ लॉट। सो एम्ब्रा और ऑल्सो वेरी समटाइम वो अपनी एम्बैरेसमेंट के कारण वो बहुत क्लिंगी लगने लग जाते हैं हमें कि वो पर्टिकुलर पर्सन को क्लिंग कर रहे हैं। एम्ब्राग्रेसिया के बारे में कैंट ने क्या लिखा है कि फोर्स टू डेवलप ऑन थिंग्स, वो कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोचता है, इमेजेस, फॉल्स फेसेस, हिडियस इमेजिनेशन, फेंसेस, विजन annoy him and keep him awake, रात को सो नहीं पाता। This semi dreamy state he is kept holding up before his mind. These grimaces, such a state of mind may come on from business embarrassment with vertigo, congestion to the head and brain fag. मेरे को बहुत सारे एम्ब्रा के पेशेंट सोरियासिस के या ल्यूकोडर्मा के या ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत
बहुत डीप, जिनकी पैथोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट होती है। वैसे तो कोई भी अगर जिसकी स्किन खराब है तो उसको एम्बैरेसमेंट होगी, बट इनकी पैथोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट जो इनके कॉन्फिडेंस को लूज करती है और स्ट्रेंजर से इतना अवॉइड करते हैं ये। Then another remedy is Brightamure. The child does not feel separation from mother, although for past the age they should have, and they are very clingy, needy and dependent. तो काफी ओल्ड एज होने के बाद जैसे पल्सेटिला और ब्राइटाम्यूर कई बार इतनी क्लोज आती हैं कि जैसे पल्सेटिला में है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ही कट रही है, पल्सेटिला के बाद मैं आगे बात करता हूँ इसके बाद, बट ब्राइटाम्यूर इज ऑल्सो, वी नो ब्राइटास डिपेंडेंस, आगे मैं ब्राइटा की बात करता हूँ। ब्राइटाम्यूर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू एम्ब्राग्रेसिया, very very close to personalities but very clingy, किसी certain situation certain person को बहुत क्लिप करते हैं। तो these patient have sensation as if they are backward, being held back, going slow, paralyzed, stiff, dull, numb and all gone, thin and wasted. They feel heavy and weighted down by a great burden, उनको लगता है कि बहुत burden है, हम उसको overcome नहीं कर पाएंगे। ब्राइटा का इसकी functional और pathological इनएफिशिएंसी को हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो क्लासिकल पोर्ट्रेट रिफ्लेक्ट्स स्लो, इनएप्ट एंड बैकवर्ड बिहेवियर, always as childish and thoughtless behavior। तो ये चाइल्डिश, थॉटलेस और मिसप्लेस्ड एंजाइटी जैसे हम बात करते हैं, तो चाइल्ड क्या एक कॉर्नर में बैठा रहेगा, आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करेगा, बट वो पर्सन्स को, फर्नीचर को, माँ बाप के पीछे छुपेगा आपके क्लिनिक में आके, तो कंपनी उसको पसंद नहीं होगी, स्पेशली स्ट्रेंजर्स की, और वो पीप करेंगे हैंड्स के थ्रू, डायरेक्ट आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो मेमोरी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े डफर जैसे चाइल्ड होते हैं, बहुत क्विक और बहुत इजी ग्रास्पर नहीं होते हैं, तो उनको फिर बार बार समझाना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो ब्राइटा का पेशेंट बिकम टोटली डिपेंडेंट अपॉन केयर गिवर, वो अपने केयर गिवर के ऊपर इतना डिपेंड करता है कि कई बार तो लगता है इनकी पर्सनैलिटी ही क्या है। जैसे ओल्ड एज ब्राइटा, बच्चे ही बन जाते हैं बुजुर्ग। So this remedy act on very young and the very elderly and produce a condition where the old act like the young and the young act like the old. तो ये इंटरडिपेंडेंट जो रिलेशन होता है ब्राइटा का, तो बोथ टाइम्स ऑफ ग्रेट डिपेंडेंसी, बोथ टाइम ऑफ लाइफ व्हेन वन नेचुरली, मतलब बचपन और बुढ़ापा, ये दोनों एक्सट्रीम की मेडिसिन है ना ब्राइटा का, तो उनकी एक काइंड ऑफ डिपेंडेंस होती है फॉर द कैलकुलेशन। जैसे अभी मेरा एक रूलिंग आउट क्वेश्चन होता है, जब मेरे को लगता है कि ब्राइटा है, तो आई ऑलवेज आस्क आप फोन कौन सा यूज करते हो, एंड मोस्ट ऑफ द ब्राइटास दे कैरी वेरी ओल्ड फोन। आपने बताया कि उसने क्या क्या सिखाया, डाइनिंग एटिकेट। मेरे को बोला कुछ Mary's boy child Jesus Christ. हेलो प्रोमिला, किसी का माइक ऑन है। तो ये डिपेंडेंसी ब्राइटा में हमें बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये क्लिंगीनेस ब्राइटा की थोड़ी डिफरेंट है, मिसप्लेस्ड एंजाइटी। हालांकि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, एक एक रेमेडी को हम 15-15, 20-20 मिनट लगा सकते हैं विद केसेस, बट अभी मेरा चाहता है कि मैं आपको आइडियाज दे दूं, चाहे हम इसी प्रेजेंटेशन को फिर दोबारा किसी टाइम डिटेल में कर लेंगे। तो ब्राइटा का आपके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत अपनी होम लाइफ को लेके, अपनी हाउस होल्ड को लेके बहुत सिक्योरेबल उनको होता है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, तो ब्राइटा विल नॉट गो, वहां नई जगह होगी, नए लोग होंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम तो यहाँ बस ऐसी लाइफ चल रही है, चलते रहो। बच्चों के लिए बहुत टेंशन होती है कि हम पेरेंट्स वहां अकेले रह रहे हैं, बट हम उनको बहुत बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, वो आते ही नहीं है। बट उनकी वो जो क्लिंगीनेस टू द प्लेस, टू द नेटिव प्लेस, टू द नेटिव होम, टू द, उनको लगता है कि हमारे यहाँ तो कुछ भी एक फोन पे मिल जाता है, अब सारी सेटिंग हुई है, बिजली वाले का नंबर है, प्लम्बर का नंबर है, अब नई जगह जाके दूसरों पे डिपेंड, वो डिपेंड भी नहीं होना चाहते पर होते बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो दिस इज अ ब्राइटा, पर्टिकुलर ब्राइटा। नाउ कमिंग ऑन टू पल्सेटिला, द डिपेंडेंट पल्सेटिला पेशेंट इज ऑफ यील्डिंग नेचर, को सिंपथी चाहिए, अटेंशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए। उनकी पूरी लाइफ जो होती है ना, वो अपने मेट्स के आसपास, जो उनके फैमिली मेंबर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे वो, तो बहुत सारी, मेरे पास अभी भी एक पेशेंट आती होती है, तो वो मैरिड है, वो अपने हस्बैंड को फोर्स करके लाई कि नहीं मैंने अपने मम्मा पापा को नहीं छोड़ना, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, बट उसने अपनी मम्मा की पेंशन, अभी कहती मेरी मम्मा की पेंशन पे ही मेरा काम चलता है, तो उसने अपनी पूरी फैमिली इसलिए स्पॉइल कर ली कि मैं अपनी मम्मा को नहीं छोड़ सकती।
तो इस तरह के भी होते हैं पल्सेटिला। सो ये जो इनर फुलफिलमेंट की लैकिंग होती है, दे रिप्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ वीपिंग। हर जगह वीपिंग, चाहे वो खुशी का मौका है, चाहे रोने का मौका है, चाहे रोने वाली बात है या नहीं है। तो वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने की बजाय उनको बोलो, बच्चा भी छोटा, उसको बोलो क्या हो गया, तो वो रोएगा पहले, बोलते रोता ज्यादा है बात कम करता है, तो पल्सेटिलाइज रोएगा ज्यादा और बात कम करेगा। बट कई बार हम कंफ्यूज करते हैं भी हर रोने वाला बंदा पल्सेटिला नहीं होता। तो वीपिंग की अगर हम कभी बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि देयर आर सो मेनी रेमेडीज इन वीपिंग डिस्पोजिशन, बट पल्सेटिला की यही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और रोंदू है, क्लिंगी है, उसकी वो नीड को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। So when questioning on reason for their misery, they just answer yes or no by nodding their heads rather than expressing themselves. तो ऐसे रोएंगे ज्यादा और gestures से ज्यादा बात करेंगे। So they are too timid, too mild, too emotional to stand on their own 2 feet. So they continue to be dependent upon others for their security, for the emotional security. Everything they do is for the children, for the husband, for wife. और उनके लिए, जिनके लिए वो इतना करते हैं, उनके साथ इतने पोजेसिव होते हैं कि उनको सफोकेट करते हैं अपनी पोजेशन के साथ। बट होते वो डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तुम्हारे बिना रहना भी नहीं और तुमको भी, मतलब ऐसा इनकी लाइफ में, ऐसा कभी पल्सेटिला की लाइफ में ये नहीं होता भी खुद जियो और उनको भी जीने दो। कहते ना ना मैंने सुखी रहना, ना तेरे को सुखी रहने देना। पल्सेटिला इज लाइक दैट। So if they cannot find that safe place in family, they make refuge in religious groups that offer salvation for surrender. और इतने वहमी हो जाते हैं कि ये खाना नहीं खाना, ये कोका कोला ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये एल्यूमिनियम के बर्तनों ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, या ये जो दुनिया क्या सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में फंसी है ये पाप है। तो फियर ऑफ अपोजिट सेक्स, फियर ऑफ, तो ऐसे रूब्रिक्स में आपको, बट वो बेसिकली एक बहुत क्लिंगिंग और बहुत इनसिक्योर, बहुत माइल्ड और बहुत स्पाइनलेस जैसी पर्सनैलिटी उनके पीछे छुपी होती है। तो पल्सेटिला चाइल्ड होता है बहुत शाई, क्लिंगी होता है, वो मेक्स गुड कांटेक्ट विद द डॉक्टर फ्रॉम सेफ्टी ऑफ मदर्स लैब, एंड मदर डिस्क्लोजेस दैट व्हेनेवर द चाइल्ड सीज एन अपॉर्चुनिटी, आके बैठेगा, मम्मा मेरे को प्यार करते हो ना, मम्मा मेरे को प्यार नहीं करते, मम्मा मेरे को ज्यादा प्यार करते हो या भैया को ज्यादा प्यार करते हो, पापा मेरे को प्यार करते हैं ना, दादा दादी मेरे को। तो उनको यही प्यार की भूख ही उनकी लोगों को ये इतनी बार बोलेंगे। और इवन ट्यूबरकुलिनम और पल्सेटिला 2 रेमेडीज हैं। ब्लैकमेल्स सेज यू डोंट लव मी, तो अगर उनको कुछ ब्लैकमेल भी करना होता है ना, बार बार पूछेंगे और आप तो मेरे को प्यार ही नहीं करते हो, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता है। तो दैट इज देयर काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम, उनका ये डिफेंस सिस्टम बन जाता है। तो पल्सेटिला टॉडलर विल ऑलवेज क्लिंग टू द मदर, शी इज मदर्स बेबी, following the mother everywhere. In the clinic the child will sit on mother's lap. शादी में भी जाएंगे तो गोदी पे चढ़े रहेंगे, गोदी 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 गोदी, हर टाइम उनको गोदी चाहिए पल्सेटिला को। और जैसे इसके लिए ये बोला जाता है कि umbilical cord has never been truly detached, उनको ऐसा लगता है कि उनके umbilical cord अभी भी मदर से, और इवन 90 साल का बुजुर्ग भी अपनी माँ को याद करके रोएगा। तो माँ माँ, तो अगर पल्सेटिला आप किसी को देने लगे हो तो यू कैन आस्क दिस रूलिंग आउट के हाउ मच यू रिमेम्बर योर मदर। तो पल्सेटिला विल क्राई ऑन दिस क्वेश्चन। पल्सेटिला जो है ना, वो अपनी मदर के साथ अकेला नहीं रह सकता, बाहर नहीं रह सकता। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो उसके कुछ फेवरेट टॉयज होंगे, उनको क्लिंग करेगा, थम सकिंग करेगा। इवन वंस वन ऑफ द टीचर वाज टेलिंग दैट देयर वाज अ goon, there was a person who was a kind of underworld goon, and he used to go to the prostitute, और वहां भी वो अपने साथ एक बंदे को लेके जाता था, अकेला नहीं जाता था। तो मतलब that kind of insecurity, even if he becomes a भाई गून भी बन जाता है, वो अंडरवर्ल्ड का डॉन भी बन जाएगा ना, तो भी उसकी कंपनी सीकिंग और लोनलीनेस उसके साथ रहेगी। पल्सेटिला कैन बी क्रिमिनल आल्सो, बट वो उसकी जो सीकिंग फॉर लव एंड अफेक्शन है ना, वो उस स्टेज में जाके भी कभी खत्म नहीं होगी। और वो अपनी माँ को, अपने आइडियल पर्सन को हमेशा क्लेम करेंगे। तो शी क्रेव्स अटेंशन एंड अफेक्शन, बेटर बाय कंसोलेशन, वल्नरेबल टू अदर चिल्ड्रन, इजीली बुलीड। तो इसीलिए उनकी ये जो इनकी हैबिट है, उससे वो बुली बहुत होते हैं, आसपास के लोग उनको बुली बहुत करते हैं। They want safety and security of the mother, otherwise will resort to thumb sucking to overcome their security. So children like fuss and care assist. तो उनको ऐसा था हमेशा हमें प्यार करते रहो। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। Always wants to be carried, but wants to be carried slowly.
फेरम में ये सिम्टम होता है, बिकॉज वांट्स द टच ऑफ द मदर मोर देन द मूवमेंट। तो पल्सेटिला को मूवमेंट नहीं चाहिए, जैसे एंटिमटार्ड को मूवमेंट चाहिए, खाली कप को मूवमेंट चाहिए, उनको रॉकिंग चाहिए, उनके लिए कैरिंग चाहे स्लोली स्लोली कैरी करो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टच। तो रिलीव्ड बाय फास्ट मोशन, वांट्स टू मूव फास्ट इज ब्रोमियम एंड आर्सेनिक। Pulsatilla don't want to be rocked much. तो movement of mother puts the child down, he starts crying. जब भी mother थोड़ा सा उसको अपने से दूर करने की कोशिश करती है, तो वो उसी टाइम उसका रोना दोबारा हो जाता है और मदर उसको पढ़ने का। तो पल्सेटिला में ये जो सारे सिम्टम हैं, दे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, ये सारे देखो, कंसोलेशन, इनकंसोलेबल, रबिंग, मसाज, जेंटली टच, एम्लोरेशन, फियर अलोन ऑफ बीइंग, हॉरिबल थिंग, कंपनी डिजायर, कंपनी forsaken feeling, begging, carried desire, about delusion alone in the world, doubtful souls welfare, homesickness, praying survive, ये सब बेसिकली ये जो rubrics हैं, these are the rubrics of a common trait called dependent personality disorder. तो उसमें ये पल्सेटिला की पिक्चर बनती है। देन ये पल्सेटिला कई बार कैमोमिला जैसा लगता है, बट कैमोमिला की जो क्राई है वो एंगर वाली डिमांडिंग क्राई होती है, वाइल पल्सेटिला की जो सिंपैथी सीकिंग क्राई होती है। कैंट कहता है कि पल्सेटिला हैज अ पिटीफुल क्राई एंड कैमोमिला हैज अ स्नार्लिंग क्राई, विल वांट टू केयर अस वन एंड स्प्रैंक द अदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ पल्सेटिला की। उसको इसकी ये कंपल्शन है कि मदर मेरे को टच करे, मदर मेरे को केयरस करे, टच करे। तो इसको ये है कि मदर बस धीरे धीरे स्लो स्लो मूव करती रहे और मदर मेरे को टच करे, बस ये उसकी जो है। मतलब आप ये बेचारी सीख रही, मदर भी देखो कितना अफेक्शन दे रही है, कितना केयर कर रही है उसका। ये पल्सेटिला की पर्टिकुलर क्राई है। लंबी वीडियो में फिर आगे चलता हूँ। अनदर रेमेडी विच कम्स, प्रोमिला मेरे को बता देना, ये वैसे शाम तक चल जाएगी प्रेजेंटेशन? सर जितना आप करा दो, कोई चक्कर नहीं, मेरे पास अभी है, अभी देखो ये सिर्फ 60 स्लाइड्स हुई हैं और 260 स्लाइड्स हैं इसकी। नहीं 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 सर ऐसा मत करो। बस तो आपको करनी पड़ेगी, आपने मेरे को छेड़ दिया। आप ये देखो, चलिए आप अपनी लिमिट देख लो। जो मेन रेमेडीज है ना, हमारे पास ये 2.5 घंटे का स्लॉट था। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे को बोल देना जहाँ बस करना हो, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली नहीं है शाम तक। ओके ओके, नहीं हमारे पास जूम का जितना स्लॉट है उसी में ही कर पाए। अब मेरे को बताओ कितने बजे तक करना है? आई थिंक 1:15 बजे तक शायद। चलो ठीक है, ठीक है। तो अनदर रेमेडी इज बिस्मथ। मैं पानी पी लूंगा, मेरे को लग रहा था 1 बजे खत्म करना है। तो बिस्मथ इज अनदर रेमेडी, जो मैंने पहले एक केस बताया ना कि वो बच्चा ठीक तो हो गया बट मदर को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा। वो बड़ी देर से आ रही है, पता नहीं आपके शायद आगे आ जाएं। क्या कुछ रेमेडीज मेरे माइंड में भी चल रही हैं क्लिंगिंग को लेके, शायद आगे उनको भी करो। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो भी आ जाएं। बोर तो नहीं हो रहे ना सारे? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। तो बिस्मथ इज अनदर रेमेडी जो बहुत क्लिंगी रेमेडी होती है। तो जैसे मैंने पहले केस बताया कि मदर को इवन वॉशरूम तक नहीं जाने देता बच्चा, हर टाइम मदर के साथ जैसे स्किन की तरह चिपक जाता है। तो चिल्ड्रन हु आर इवन क्लिंगियर देन पल्सेटिला, सबसे ज्यादा चिपकू पल्सेटिला को मानते हैं बच्चे को, बट ये उससे भी ज्यादा है। Which is no small matter. They cannot tolerate solitude, always want company. But while the pulsatilla child only wants mother. तो पल्सेटिला होगा वो मदर के साथ उसकी अटैचमेंट, उसको केयर अफेक्शन चाहिए। बट बिस्मथ को ऐसा नहीं है। बिस्मथ विल मेक टू विद द अदर फैमिलियर फेसेस फ्रॉम द फैमिली सर्कल। जैसे मदर को चल मम्मा नहीं है तो दादी चल जाएगी, दादी नहीं है तो चल सिस्टर चल जाएगी, उसको अकेला नहीं होना है बस। उसको कोई सॉलिट्यूड इज अनबेरेबल, उसके लिए सॉलिट्यूड इज मेजर। पल्सेटिला के लिए सॉलिट्यूड इशू नहीं है, पल्सेटिला के लिए केयर एंड अफेक्शन इज द इशू। बट बिस्मथ जो होता है उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते आप एक मिनट, बिकॉज सॉलिट्यूड उसके लिए प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अ पल्सेटिला चाइल्ड विल वांट टू स्लीप ओनली इन मदर्स बेड व्हाइल बिस्मथ विल एग्री टू स्लीप विद बिग सिस्टर आल्सो। ये ग्रैंड जॉर्ज ने ये लिखा है। तो बिस्मथ विश टू होल्ड ऑन टू अदर्स आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। This manifests as calling out for help during dreams. तो ऐसे ड्रीम्स में भी वो होल्ड करेगा दूसरों को। Child clings to the hand of his mother or father, desire to be held or by the attendant. तो clinging to the person, to the furniture,
This tendency may be witnessed in the adult in a more compensated fashion in the form of emotional dependency. तो ये बिस्मत कई बार एल्डर्स में एक इमोशनल डिपेंडेंस के तौर पे आएगा। जैसे वाइफ है तो हस्बैंड को कहीं नहीं जाने देगी, तो वो आई रिमेम्बर वन ऑफ द पर्सन who sacrificed his career for the clinginess of his wife. उसकी वाइफ ने उसको जाने, और वो हमेशा उसके साथ लड़ता है, तो अब्यूज करता है कि तूने मेरी तरक्की रोक दी जिंदगी में। और वो वाइफ कहती मैं नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, चाहे वो कहता अदरवाइज वो इतनी अच्छी है मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता था, बट मेरे को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा कैरियर, ना वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई। तो ये बिस्मत पर्सन्स के वो जो हस्बैंड होते हैं, वो इवन एक पर्सन था वो कहते मैंने मिलिट्री से इसीलिए रिटायरमेंट अर्ली ले ली कि मेरी वाइफ मेरे बिना नहीं रहती थी। तो दिस काइंड ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस वी सी इन द बिस्मत। दे नीड टू बी विद द पीपल बिकॉज देयर वरीज, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर्स क्राउड ऑन देम व्हेन दे आर अलोन। तो बिस्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस है। उसकी ऐसा नहीं कि उसको कोई इनसिक्योरिटी, उसको लोनलीनेस ही चाहिए। अनदर रेमेडी व्हिच कम्स वेरी क्लोज ओवर हियर इज कैम्फर। कैम्फर इज आल्सो, उसको भी लोनलीनेस नहीं चाहिए, उसको डिजायर कंपनी चाहिए, सिंपैथी चाहिए, उसको प्यार चाहिए। शायद आगे मैंने लिखी हुई है, उसकी भी स्लाइड बनाई है। बिस्मत एलन की नोट्स में क्या लिखा है कि सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, डिजायर कंपनी, child hold on to its mother's hand for company. So another remedy which come very close are kali carb, lilium twig and lycopodium. Now how to differentiate these remedies? Kali carb जो है वो desires the company of a particular person आगे है, but treat them outrageously, उनके साथ खींच के भी बोलेगा, लड़ाई भी करेगा, पर उनके बिना भी नहीं रहना। लिलियम टैग की जो उसकी थॉट्स उसको तंग करती हैं, वो जब अकेला होता है तो उसको सेक्सुअल थॉट, तो इसीलिए वो किसी बड़े की कंपनी में रहना चाहता है ताकि उसका दिमाग उल्टी तरफ ना जाए। तो एंग्विश, ही सिट्स देन वॉक्स देन लाइज, नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। तो आर्सेनिक के बड़ी बार क्लोज लगता है ये, बिकॉज एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, उठ के बैठेगा, उठ के चलने लग जाएगा, लेट जाएगा, फिर एक जगह नहीं उठेगा, फिर तो एक स्टेट ऑफ एंग्विश होती है, उसको अकेला नहीं होना है किसी भी स्टेट में। तो यू सी बिस्मत comes in the 15 and this group, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ग्रुप 5 एलिमेंट जितने हैं आप देखो, जो मैं ये क्योंकि ग्रुप 5 एलिमेंट जो ये लाइन 15th वाली वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, प्लम्बम, एंटीमनी, बिस्मत, ये सारी रेमेडीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जितने ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं इनमें क्या है, theme of being unloved and alone as seen in the symptom, fear of being alone, company, desire, clinging। तो जैसे ग्रुप में हम डाउन जाते हैं, जहाँ बिस्मत तक आते हैं, तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और रिलेशनशिप की जो फॉर्म डिमेंशन, तो वो डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फास्फोरस है, उसकी डिपेंडेंस और बिस्मत की डिपेंडेंस में बहुत फर्क है। फास्फोरस किसी के साथ भी रिलेशन, किसी की कंपनी में भी कंफर्टेबल हो जाएगा, बट बिस्मत तक आते आते वो चीज इतनी ज्यादा रिजर्व और इतनी हैवीनेस हो जाती है उसकी रिलेशन में कि वो आइदर दिस पर्सन और नो वन, आइदर दिस कंफर्ट और नो कंफर्ट, तो इस तरह की उसकी कंडीशन हो जाती है। इसी तरह आर्सेनिक है, वो भी क्या करता है कि जो लिमिटेड हो जाता है रिलेशनशिप में विद मच मिसट्रस्ट, तो एंटीमनी, क्लिंग टू अटेंडेंस, repels the others, averse to touch, or bismuth want only the mother, take the hand of mother. So we see how this reactivity decreases as we go down. उनकी options narrow down होती जा रही हैं। नाइट्रोजन को बहुत सारी ऑप्शंस, वो कुछ भी, उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, उसको वो नहीं चाहिए, उसको आजादी चाहिए। बट बिस्मत तक आते आते वो अपनी पूरी आजादी सेक्रीफाइस करके बस एक ही घुंटे पे बन जाता है। तो बिस्मत की अगर हम ये क्लिंगिंग वाली रिपोर्टराइजेशन करें, उसकी विल वीकनेस है और अनफीलिंग हार्ड हार्टेड होता है। मतलब बिस्मत जिनके ऊपर क्लिंग करते हैं उन एम्पैथेटिक बिल्कुल नहीं होते हैं। मेरा देखो, मेरे साथ तुम रुको, तुम्हारा नुकसान, जैसे उस हस्बैंड का, उसकी प्रमोशन रुक गई तो रुक गई, मैं क्या करूं, बच्चे को नहीं भेजना, बच्चे का कैरियर खराब हो गया, तो कोई अनफीलिंग हार्ड हार्टेड है, उसको तरस नहीं आता दूसरों पे कि मैं अपनी क्लिंगीनेस के कारण दूसरे को सफोकेट कर रही हूँ ना। वो रेस्टलेस बहुत ज्यादा है, जैसे हमने बात की, कंपनी, डिजायर, एवर्जन टू सॉलिट्यूड है, ऑलवेज टेक। सो दिस वे आर्सेनिक और बिस्मत बहुत क्लोज आ जाती हैं।
Hahnemann wrote in the Materia Medica Pura that solitude is unbearable. There is a fear of being alone and desire for light and company. They may be suffering from issues around abandonment, desertion, rejection. इनके जो issues होते हैं. Dr. Shankaran ने बिस्मत के बारे में क्या लिखा है कि arsenic views the world as threatening and feels isolated and insecure. He feels secure in company of only a few. While antimony feels that he has been disappointed and needs to isolate themselves. तो उनके डिसअपॉइंटमेंट एंटीमनी इज एन इमोशनल रेमेडी. बहुत आर्सेनिक ड्राई रेमेडी है, इमोशनल नहीं है, उसको सेल्फिश रेमेडी. बट एंटीमनी नीड्स द रिलेशनशिप. ही फील्स सिक्योर इन द कंपनी ऑफ स्टिल फ्यूअर पीपल. व्हाइल बिस्मत इज वेरी अलोन एंड विल बी सिक्योर इन कंपनी ऑफ ओनली वन पर्सन. वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो जाएगा. Another remedy which comes into same group, जैसे हमने बात की है, बिस्मत की बात की है, उसमें उसके बाद एंटिमटार्ट इसी ग्रुप की रेमेडी है. तो cling to those around, clings to attendants, wants to be carried, cries and whims. If anyone touches it, will not let you feel the pulse. तो एंटिमटार्ट और सेनिकुला ये दो रेमेडी, ये एलन की नोट्स में से मैंने लिया है. तो एंटिमटार्ट के बारे में एलन की नोट्स में ये लिखा हुआ है. तो आपको एग्जामिनेशन नहीं अलाउ करेगा. तो क्लिंगिंग और कैरिंग एम्लोरेट, डिजायर टू बी कैरिड इरेक्ट. The child wants to be cling on the mother and sit in her lap. This erect position is the only position in which the child is comfortable, and hence will sit in mother's lap in erect position, away from anyone's attention and contact. उसका बस ये है कि मदर के शोल्डर पे सीधा मेरे को लिटा के रखे, आंखें उसकी बंद होगी. वैसे ही इरिटेबल, अगर उसको एंटिमटार्ट वी नो, एंटिम क्रू वी नो, स्लीपी हो जाते हैं क्यूट में. अगर उनको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी शो करेंगे. टंग उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो उनको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है. तो एंटिमटार्ट जो है वी नो स्लीपी गो है, तो आप चुप करके बस मदर के कंधा थक जाता है, बट ये मदर को छोड़ते नहीं है. तो fear of being alone, despair of recovery, so clings to the attendant. तो उनको ये बहुत डिस्पेयर में आ जाते हैं और क्लिंग करते हैं अटेंडेंट को. Another remedy in the same row is arsenic. I'm not quoting much cases because मेरे को होता है चलो आप जितनी आप पढ़े लिखे हो सारे, बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप है आपका, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ. Forgive me for that. तो clinging desire to be held when ill. The child will be anxious of his disease and wants parent to be near him, wants their support and reassurance. ये आर्सेनिक का भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ. एंशियस लुक ऑन द फेस. तो आर्सेनिक को रिकॉग्नाइज करने का क्लिनिक में तरीका क्या है कि उनका फेस बहुत डर वाला, बहुत ज्यादा एंशियस वाला आएगा. एंड मदर एंड नॉट लीव हर बिकॉज ऑफ फियर, एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी. डिजायर टू बी कैरिड and robbed when sick. Mother complains that she cannot neither rest nor do household work when the child is sick. तो बच्चा बीमार हो जाता है तो मेरी तो लाइफ हो जाती है, मेरे को अपने ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, घर का काम भी नहीं मैं कर पाती, बस ये इतना क्राई करता है, पूरा फैमिली टोज पे आ जाती है. Now this is a particular arsenic type anxiety. See that anxiety and distress on the face of the child. ये जो घबराहट, ये डर, ये एंजाइटी है, this is hallmark of an arsenic. तो ये आर्सेनिक का ये हॉलमार्क है. आर्सेनिक देखो मदर कैरी कर रही है, उसको उसका असर, एक कितना एग्जॉस्टेड बच्चा है, कितना एंशियस बच्चा है. तो दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज आर्सेनिक इन द क्लिनिक. तो एंजाइटी अबाउट हेल्थ, क्लिंगिंग टू अ डॉक्टर, क्लेमिंग रीएश्योरेंस. तो ये डॉक्टर के पास बड़े लोग जो होते हैं आके डॉक्टर साहब मेरे को, मैं उनके जॉइंट वाले डॉक्टर के पास गया था, उसने बोला आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, मैंने आपको भी मिलना है. जिस भी डॉक्टर को मिलेंगे साथ में आपको आके उसका डिस्कशन करेंगे. तो आप डॉक्टर साहब आप ही करो कुछ, आप बताओ मेरे को क्या कर सकते हो. और वो दूसरी दवाइयां भी लेते रहेंगे, हर बार नए इन्वेस्टिगेशन के साथ आएंगे, हर बार नए डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ आएंगे, बट आपको भी क्लीन करते रहेंगे. नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो वेरी लाइक मच दैट. वो भी जब भी एक्यूट आएगा नाइट्रिक एसिड बहुत एंशियस हो जाता है. एक्सैजरेटिंग सिम्टम टू एश्योर अटेंशन. नाइट्रिक एसिड भी कई बार ऐसा होता है. फिक्सेशन ऑन इलनेस. तो एसिड फॉस,
नाइट्रिक एसिड, इनकी भी बीमारी में बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। डॉक्टर साहब मेरे को ये सिम्टम आ गया, मेरे को ऐसा आ गया, डॉक्टर साहब ये बहुत विजिट्स करते हैं। आर्सेनिक भी, नाइट्रिक एसिड भी, एसिड फॉस भी, और आपको दुखी कर देते हैं अपने सिम्टम सुना सुना के। तो आर्सेनिक के पेशेंट आने, ये इस ग्रुप के, कालिका इज ऑल्सो इन द सेम ग्रुप। तो जैसे टच एम्लोरेट, रबिंग एम्लोरेट, होल्ड, हेल्ड ऑन टू बी हेल्ड, डिजायर टू बी हेल्ड ऑन, देन हेल्ड वांट्स टू बी, डिजायर अलोन व्हाइल एग्रावेट, एवर्जन टू सॉलिट्यूड, कैरी डिजायर टू बी। तो ये आर्सेनिक की पिक्चर देखो, इसमें सिपिया, कालिका, बेलाडोना, फास्फोरस, कुछ सिमिलर ग्रुप ऑफ रेमेडीज जो इसके साथ आएंगे। देन कम्स द फास्फोरस चाइल्ड। कैलकेरिया का चाइल्ड मदर की लैप में हमेशा मदर के चेस्ट के साथ कैलकेरिया का बच्चे की बैक होगी, बट फास्फोरस चाइल्ड जो होगा वो चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट करेगा मदर के साथ, उसका चेस्ट और मदर की चेस्ट। दिस इज अ पिक्यूलियर फास्फोरस कैरिंग। फास्फोरस बच्चा आएगा तो स्माइल करेगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपको मिली करने, हग करने की इच्छा करेगा। होल्डिंग, बीइंग हेल्ड, डिजायर, क्लिंगिंग, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक हैंड ऑफ मदर। अफेक्शनेट, बहुत अफेक्शनेट होता है, मैग्नेटाइज, डिजायर टू बी, एंड एम्लोरेट, विल कम क्लोज टू यू एंड वांट्स टच, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। ये फास्फोरस का। तो फास्फोरस पेशेंट लव टू बी रब्ड बिकॉज रबिंग रिलीव्स द सिम्पटम, ही लव्स टू बी मैग्नेटाइज्ड। तो उनकी ये क्लिंगिंग है। वो बुजुर्ग भी बीमार है तो उसको मेरे कोल बैठा रहे, मेरा हाथ फाड़ के मेरे कोल बैठ जा, तू किते जाएगा ता नहीं, तू किते जाएंगी ता नहीं, आज तू जा, छुट्टी ले ला तू। तो और उसके साथ फास्फोरस का जो खासियत है, पल्सेटिला भी ऐसा बोल सकता है, बट पल्सेटिला बहुत सेल्फिश टाइप होता है, आपके लिए केयरिंग बड़ा है, बट पोजेसिव बहुत है, बट केयरिंग नहीं है। फास्फोरस इज वेरी केयरिंग टुवर्ड्स अदर्स। वो पड़ोसी भी बीमार होगा तो वो फास्फोरस, उसकी वो जो सिंपैथेटिक नेचर है तो उसको खुद फील करने लग जाएगा, भाई बेचारे ने देखो कितना हो गया, किस तरह हो गया। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्टिकम सिंपैथी। We all know that कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस की सिम्पैथी का आप सबको पता है कि फास्फोरस जो है वो उसको फील करने लग जाए, कॉस्टिकम उस पर तरस करेगा, बेचारा कितनी तकलीफ में, चल उसकी कोई हेल्प कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड ये अपना बंदा है तो उसके लिए जान भी हाजिर है, अगर दुश्मन है तो कोई बात, दफा हो, मरे जितना मर्जी, जो मर्जी करे। सो दैट इज अ नाइट्रिक एसिड काइंड ऑफ सिम्पैथी। फास्फोरस लव्स सिम्पैथी, टच, मसाज, which is opposite of sepia. Sepia indifferent हो जाता है sickness में। So tall, slender persons, narrow-chested, with thin, transparent skin, weakened by loss of animal fluid, with great nervous stability, emaciation, amative tendencies, seem to be under the special influence of phosphorus. Great susceptibility to external impression, to light, sound, odors, touch, electrical changes. Or phosphorus are specially known to be sensitive to the, जैसे वेदर चेंज है, बाहर बिजली का थंडर स्टॉर्म्स हैं, इवन एमआरआई, एक्सरे भी करवा के आएंगे तो उसको भी फील करेंगे। किसी मंदिर में जाएंगे, वहां की वाइब्रेशंस को, वाइब्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं फास्फोरस। इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, मतलब आई रिमेम्बर वन ऑफ द फास्फोरस पेशेंट, वो कहते हुए जब भी मैं जाती हूँ अपने गांव में तो वहां जाके मैं हमेशा बीमार हूँ। मैं क्या, तो अल्टीमेटली काफी साल करते रहे। तो एक बार मेरे क्लिनिक पे ना, कुछ हमारे क्लिनिक के पास कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा था, तो सेम फीलिंग मेरे को आती है जब मैं वहां जाती हूँ। तो मैंने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसा क्या है, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा वेल्डिंग वर्क चल रहा था, तो वेल्डिंग से उसको कहती है सेम चीज ही तो होती है जो तुम्हें पिंड जानी है। तो मैं पूछा कि तुहाडे घर दे ऊपरों कोई, आपके घर के ऊपर से कोई वो इलेक्ट्रिकल वायर निकलती, कहती है हाँ ले, जैसे आप रेडियो है ट्रांजिस्टर को लेके जाओगे ना तो बहुत हाई टेंशन वायर्स के नीचे से निकलोगे तो वो रेडियो में कर्र वाली होती है। सेम वे ये पेशेंट बोलते कि जब भी मैं गाड़ी में भी जा रही हूँ तो ऊपर से बड़ी बड़ी तारें निकलती है, तो मेरे को एक बार कुछ फील होता है, गाड़ी निकल जाती है। तो सच ए सेंसिटिव पर्सनैलिटीज आर फास्फोरस। सडननेस ऑफ सिम्टम्स, सडन प्रोस्टेशन, फेंट, स्वेट, शूटिंग पेन्स. So these are the set of symptoms which show that phosphorus is a dependent personality disorder type. So it comes very close to the calcaria. So phosphorus touch sensitivity is very marked. Pain, nose, sensitive touch, hair touching, sensitive touch to touch, carried, clinging, hemorrhoid touch, aggravate. So state unchanged even when exciting factor is epidemic. For example, a person gets 40 burns and remains in the same state as earlier.
this big injury, and the person remain phosphorus and does not become arnica. During the acute pain of injury, he still likes sympathy and wants to be touched. So arnica, phosphorus person आर्निका से डिफरेंशिएट ऐसा होगा कि उसके चोट लगी होगी, चोट के ऊपर भी हाथ लगवाएगा कि तू मेरे को इसको सूद कर, हालांकि उसको दर्द होगी. बट आर्निका is great because burns की इंजरीज में, इलेक्ट्रिकल इंजरीज में आर्निका हम पहले कई बार सोच लेते हैं. बट इफ द पर्सन इज लाइकिंग द टच इवन व्हेन इंजर्ड, इवन इन द एक्सीडेंट, इवन व्हेन इन द हॉस्पिटल, आर्निका पर्सन आपको टच नहीं करने का हॉस्पिटल, अच्छा पास से हो, टच ना करो मैंने. This means even in a semi-conscious state, person is uncomfortable, but phosphorus person unconscious state में उसको touch अच्छा लगेगा. This means that this chronic state is so intense that it tries to manage all acute crises without changing the state. His condition are so strong that they cannot be changed. So doctor even during war remains a doctor when everyone else is becoming a soldier. So that kind of sympathy and that kind of clinginess is there in phosphorus. Kalika, excuse me sir. हाँ जी. डॉक्टर संजय प्लीज चेक करना, ऑडियो क्लियर नहीं है. कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे पर्सनल में भी कि ऑडियो क्लियर नहीं है. मेरी तरफ तो पूरा क्लियर है. मैम ऑडियो इज क्लियर मैम. प्लीज लेट मी नो. ऑडियो क्लियर है, ऑडियो परफेक्ट है बहुत. हाँ करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, शायद नेटवर्क की इश्यू होंगी. लाइव जो जा रहा है वहां पे क्लियर है क्या? इट्स क्लियर. हाँ इट्स क्लियर. लाइव में तो बहुत अच्छा है. पता नहीं मैसेजेस बहुत आ रहे हैं एकदम से कि ऑडियो नहीं है. जिनको मोबाइल पे कई बार नेटवर्क मतलब ऑडियो नहीं सुनता, उनको बोलो ईयरफोन यूज करेंगे तो हो जाता है. कई बार मोबाइल की वॉल्यूम कम होती है, तो आसपास अगर नॉइसी एरिया होता है तो उनको ऐसे लगता है कि शायद मीटिंग की वॉइस कम है. हालांकि उनका अगर आसपास नॉइसी रहेगा तो आपको अपनी जो मोबाइल की आवाज वो पूरी नहीं सुनेगी. तो आज से हम टू यूज हेडफोन और ईयरफोन. तो जिनका है ना उनको ये मैसेज कर दो प्लीज. प्लीज आप सब सुन रहे हो, फिर भी मैं पर्सनल मैसेजेस दे रही हूँ सबको. चलिए ओके सर, प्लीज कंटिन्यू. Another remedy in this group is कालिका. बड़ा इरिटेबल, बहुत क्लिंगी और बहुत चिड़चिड़ा होता है. कैमोमिला के आसपास चला जाता है. आर्सेनिक, कालिका, कैमोमिला कई बार क्लिनिक में डिफरेंशिएट करने मुश्किल हो जाते हैं इनकी इस क्लिंगीनेस और इरिटेबिलिटी के कारण. Fear of being alone, full of imaginary fears, always cling. और इनकी कालीज की एक रिएक्टिवनेस, थोड़ा सा टच करो तो इसे ओवर रिएक्ट करना. काली का पेशेंट को अगर आप क्लिनिक में एग्जामिन करने लगोगे, आप अपने स्टेथोस्कोप को हाथ लगाएंगे तो ऐसे चीख चेहरा डाल देगा जैसे आपने इंजेक्शन लगा दिया हो. कालीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द क्लिनिक इन द फॉर्म ऑफ देयर ओवर रिएक्टिव नेचर. बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, थोड़ी सी चीज को, थोड़ी सी थ्रेट को बहुत एम्पलीफाई कर लेते हैं. तो कालीज पोटाशियम्स, वी नो पोटाश इज अ ब्लास्टिंग थिंग. तो aversion to being alone, तो कालिका की जो क्लिंगीनेस है उसके ये मैंने सिम्टम्स, delusion, being sick, forsaken feeling, carrying amelioration, begging, company, desire, तो ये सारे डिपेंडेंस वाले क्लिंगीनेस के जो सिम्टम है. तो काली ग्रुप में वी नो दैट एंजाइटी ने वेरी मार्क्ड, क्लिंगीनेस वेरी मार्क्ड, आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन, मिसबिहेविंग विद फैमिली मेंबर टू whom they are dependent upon. तो काली ग्रुप की है, घर वालों के साथ बहुत लड़ते हैं. बीमार पड़े हैं पर बकवास करी जाएंगे, लड़ी जाएंगे घर वालों के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ उनकी हमेशा लड़ाई जाती है. काली सेल्फ इज हॉट, थर्स्टी पल्सेटिला. तो एग्रेसिव पल्सेटिला अगर माइल्ड सबमिसिव ना हो और पल्सेटिला जैसे सिम्टम्स आपको दिखें तो यू थिंक ऑफ काली सेल्फ. इसी तरह काली आयोड, काली काब, काली म्यूर, काली सल्फ, काली फॉस, ये सारा काली ग्रुप है ना, बहुत एंशियस, बहुत क्लिंगी होते हैं और बहुत बदतमीज भी होते हैं. आपके साथ भी अगर क्लिनिक में भी आएंगे, डॉक्टर साहब मेरे को ठीक तो करते नहीं, आप कभी इतने साल हो गए दवाई लेते, पता नहीं, हम तो जितने बंदों को भेजा वो सब ठीक हो गए, हमारे साथ ही पता नहीं क्यों आप अच्छी दवाई नहीं देते हो. मैं तो बोलो ठीक है आप छोड़ दो. नहीं, छोड़ना नहीं आपको, आप ही ठीक करोगे. कैसे नहीं ठीक करोगे? तो आपको गले भी पड़ना है और आपको कंप्लेंट लिमेंट भी करना है, शिकायत भी करनी है, दवाई भी आपसे ही लेनी है और आप मेरे को ठीक भी नहीं करते हो. सो दिस इज अ peculiar version of Kali group in your group. Clinging to mother, will always take their hand, wants to be carried constantly, dependent on mother.
but still will not behave properly with the mother. मम्मा के बिना रहना भी नहीं है और मम्मा के साथ बदतमीजी भी हद दर्जे की करनी है. तो this is Kali self is aggressive pulsatilla. Kali broom is again very clingy remedy. So we get scared, attached to mother. Now coming on to Calcarea Carb. Calcarea Carb in many ways is big babies. बच्चे dependent होते हैं, बड़े वो husband wife के ऊपर depend होता है. अगर wife Calcarea है तो wife husband के ऊपर dependent होती है. They are needy and dependent on others and their surrounding for their personal security. तो कहीं जाएगा तो will not sleep in dark. Calcarea Carb जब अंधेरे में नहीं सोएगा. Wants a lot of soft toys around and will cling to those while sleeping. मम्मा के बाल, मम्मा की स्किन, मम्मा का कान पकड़ के सोना है, कोई हाथ में टॉय पकड़ के सोना है. तो उनको ये कैलकेरिया को डॉक्टर शंकरन सेज कैलकेरिया इज स्टैंड स्टिल, पैसिविटी, इमोबिलिटी, क्लिंगिंग, restraining, periphery enclosing, restricting, ingoing, negative, holding in, receptive principles. अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट कैलकेरिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कैलकेरिया की जो पर्सनैलिटी है, कैलकेरिया की पर्सनैलिटी आप वो उसको ज्यादा मूव नहीं कर सकते, स्टैंड स्टिल है वो. उसके आइडियाज, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसके जो है ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहेंगे हमारा. और बड़ा उसकी एंजाइटी जो आर्सेनिक पर कैलकेरिया का पर्सन आपके साथ आएगा, उसके साथ जो आएगा वो आपको ज्यादा मूव नहीं करेगा. आर्सेनिक की तरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट उसका फेस क्वेश्चन मार्क होएगा. वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, बट अंदर से उसकी रेस्टलेसनेस बहुत दिखेगी. दूसरा क्या सोचता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो कैलकेरिया इन इटसेल्फ इज ए फुल अंडरस्टैंडिंग. तो great desire to be mesmerized, want touch, protection, want mother to be beside her. Phosphorus also wants someone to be beside him, but he wants more of magnetism, wants someone to massage phosphorus को, but इसको touch और security चाहिए. तो कैलकेरिया की और phosphorus की हम देखिए कितनी है, but कैलकेरिया will pity herself, while phosphorus will sympathize with other. उसको चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा sympathy. आ मेरा बच्चा मेरे पास बैठ. तो कैलकेरिया का कहेगा मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरी हेल्प. वो कैलकेरिया एक इरिटेटिंग पर्सन है, टॉर्मेंट्स अदर्स अराउंड विद हर कंप्लेंट्स इज कैलकेरिया. बट फास्फोरस इज अ प्लेजेंट कंपनी. फास्फोरस की बहुत सारे लोग सेवा करने आएंगे, बिकॉज फास्फोरस ने इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से की है कि लोग उसके पास आके, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करते हैं, इसलिए लोग उनकी हेल्प करते हैं. बट कैलकेरिया जो है बहुत पैसिव, बहुत स्टैंड स्टिल, बहुत अनकम्युनिकेटिव, बहुत रिजर्व्ड और बहुत एक तरह से इनसिक्योर और आउटगोइंग नहीं होते, रिस्क टेकिंग नहीं होते. तो कैलकेरिया का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है. ये एक रेमेडी में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने क्लिनिक में. कैलकेरिया म्यूर पीसीओडी में, बच्चों में, जहाँ पे आपको नेट्रम्यूर और कैलकेरिया का आपका कॉम्बिनेशन मिलता है. अब मेरी ये मतलब इट्स लाइक ए पॉलीक्रेस्ट इन माय क्लिनिक. कैलकेरिया म्यूर, कैलकेरिया म्यूर की पर्टिकुलर क्या है कि इनसिक्योर्ड पर्सन बट क्लोज्ड. कैलकेरिया कार्ब जो होता है वो उतना क्लोज नहीं होता, बट कैलकेरिया कार्ब से ज्यादा क्लोज आपको कैलकेरिया मिले. और ये हॉट थर्स्ट है, वेरी क्लोज टू पल्सेटिला. ये ओबीडियंट होते हैं कैलकेरिया म्यूर, ये डिपेंडेंट होते हैं कैलकेरिया म्यूर, ये बट डिलीजेंट ज्यादा नहीं होते. और सबसे बड़ी चीज कैलकेरिया म्यूर की किया है कि उनको कुछ चाहिए भी, उनको मदर का टच चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, पर वो मांगेंगे नहीं. म्यूर पार्ट में ये है, दे विल नेवर डिमांड, डिमांडिंग नहीं होते ये, बट पैसिव होती है, उनको पता है. तो वो बोले आपको पता चल, आपको होना चाहिए ना कि आपके बच्चे को क्या चाहिए. भाई ये बताने वाली बात थोड़ी है कि मेरे पास होने चाहिए. हॉस्टल में बीमार हो गया, लड़की एक हॉस्टल में बीमार हो गई, तो उसने मम्मा को फोन किया मैं बहुत बीमार हूँ, बट मम्मा आए नहीं. तो बाद में उनके लिए उनके सल्कीनेस आ गई कि आपको आना चाहिए था ना, आपका अच्छा बीमार है, और मन में ये बात रखनी है. तो कैलकेरिया नीड सपोर्ट बट नेवर सेज. वो कैलकेरिया का डिमांडिंग होते हैं, पूछ लेते हैं मेरे पास रुको. कैलकेरिया म्यूर शर्म करती है ये कहने में भी कि मेरे को आपकी जरूरत है. तो कैलकेरिया म्यूर इज अ ग्रेट रेमेडी. आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस इन योर क्लिनिक्स. Then comes Cilicia, again magnetized desire, ameliorate करती है, magnetizing relieve करती है, उनकी weakness में उनको help मिलती है. Cilicia are better when held warmly by mother, but will start crying if a stranger tries to touch them. तो Cilicia बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत withdrawing होते हैं, but very diligent, बहुत diligent होते हैं ये लोग लाइफ में. Cilicia
मेरे को मेरे बहुत सारे केसेस ऑटो इम्यूनिटी के सिलीशिया से निकलते हैं, और उसमें अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि एक इनसिक्योर बट वेरी डिलिजेंट पर्सन वांट्स टू बी, अपनी परफॉर्मेंस को इतना सीरियसली लेना है उन्होंने, और उनकी एंटिसिपेशन बहुत मार्क्ड होती है, और ये अगर स्ट्रेंजर उनको टच करेंगे तो रोएंगे, मदर उनको टच करे तो उनको अच्छा लगता है। तो आई थिंक वैसे तो बहुत सारी हैं ये स्लाइड्स, नेट्रम ग्रुप है आगे, ये बोरेक्स है, बोरेक्स बिकॉज नेट्रम म्यूर के बाद मैंने इसीलिए ले, तो बोरेक्स का है कि जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, वो डर होता है बोरेक्स को। बोरेक्स के मेरे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, बट प्रोमिला 1 बज गया, आई वुड लाइक कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस ले लो तो हम करते हैं, बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं तो एंड करना ही पड़ेगा। श्योर श्योर सर, कुछ क्वेश्चंस है भी हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फॉस का तो क्लिंगिंग बता चुके हो आप, सेनिकुला है, कार्बोवेज है, इनकी एसिड फॉस है, ठीक है ना, स्ट्रेमोनियम है, स्ट्रेमोनियम बहुत क्लिंगिंग रेमेडी है। हाँ जी, मैं व्यूअर्स के बेलाडोना है, तो ये सारी रेमेडीज हैं, बट फिर बहुत लंबा जिल है। कॉफिया की क्लिंगिंग कैसी होती है, मेटल्स की क्लिंगिंग कैसी होती है, क्यूप्रम है, इवन और भी मेडिसिन है जिन्हें कैम्फर, जैसे मैं बोल रहा था आपको, सिपिया है, इसकी क्लिंगिंग कैसी रहेगी। तो इट इज अ लॉन्ग प्रेजेंटेशन, तो हमें कहीं ना कहीं तो हाल्ट करना पड़ेगा। कोई भी सवाल हो अब तक का, प्लीज कम फॉरवर्ड, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, या अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट होइए, सामने आइए। एनी क्वेश्चन? Madam, this will not carry on. This is not possible, मैडम, वो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर गरीश, नॉट पॉसिबल दिस टाइम, हम पार्ट 2 रख लेंगे डॉक्टर मुक्तिंदर का, कुछ 15 दिन में, 20 दिन में। But it's fantastic program. हाँ जी, A fantastic program should carry on. काली म्यूर का थोड़ा सा समझा दीजिए, डॉक्टर स्मिता का आया है काली म्यूर। हाँ, म्यूरेटिकम पार्ट अगेन वेरी क्लोजनेस, म्यूरेटिकम इज क्लोज बट एग्रेसिव क्लोज पर्सन अगर होके, वो अपने दिल की बात तो नहीं बता रहा है बट दूसरों के साथ बहुत सारा, उसकी भी नीड यही है, उसकी अफेक्शन चाहिए बट वो बोलेगा नहीं। तो कल्केरिया और काली को सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है। म्यूरेटिकम की क्लिंगीनेस क्या होती है कि म्यूरेटिकम्स जितने होते हैं, म्यूरेटिकम इज क्लोरीन बेसिकली। तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन इज ए ब्लीच, जहां भी आपको रंग उड़ाना होता है ना किसी कपड़े का, तो आप क्लोरीन डाल देते हो। तो एक तरह से एक इमोशंस उसके सरफेस पे नहीं कभी आते, अंदर उसके टर्माइल होता है इमोशंस का, अंदर उसकी नीड्स बहुत बड़ी होती हैं बट सरफेस पे नहीं आएंगी, ब्लीच होता है, ऊपर से ऐसा ब्लैंड दिखेगा आपको ये। बट उसकी जो ओनली काली म्यूर, आई एंटर इनटू माय क्लिनिक जब आपको सिर्फ एग्रेशन दिख रही है बंदे की बट अफेक्शन पार्ट मिसिंग है, एकदम से एक टची पर्सन है, थोड़ी सी बात पे भड़क जाता है, घर वाले भी बोलते हैं थोड़ी सी बात पे भड़कता है, अंदर से इनसिक्योर्ड है, अपनी ड्यूटीज को पूरा करेगा, बहुत डॉगमेटिक होते हैं सारे काली। किसी टाइम काली की अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो ये जो तो उसमें काली म्यूर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि यही एग्रेसिव एंड फाइटिंग विद द फैमिली मेंबर्स, उनके साथ रूड है, अपनी ड्यूटी का पक्का है, बहुत डिसिप्लिनरी बंदा है बट अंदर से बहुत क्लोज्ड है, उसके इमोशंस को आप रीड नहीं कर सकते। म्यूर मतलब उसने अपने इमोशंस को इतने लेवल पे ब्लीच किया है कि यू कैन नॉट रीड देयर इमोशंस। ये पर्टिकुलर, जब आप इमोशंस की बात करोगे तो आपको गोलमोल जवाब मिलेंगे, वो कभी भी खुल के बात नहीं करेगा अपने इमोशंस के बाद, चाहे वो नेट्रम म्यूर है, चाहे कल्केरिया म्यूर है, चाहे काली म्यूर है, चाहे कोई भी म्यूर है। सर, वन मोर क्वेश्चन इज हियर, डॉक्टर देवांगनी ने बोला है, हाउ टू डिफरेंशिएट डिपेंडेंसी पर्सनैलिटी बिटवीन मिनरल्स एंड प्लांट्स एज बोथ शोज सेंसिटिविटीज। आंसर भी इसी में है कि जब सेंसिटिविटी ओवर पावर कर रही है, जब उसकी नीड सेंसिटिविटी है तो यू विल थिंक मोर ऑफ प्लांट, बट जब उसकी नीड सिक्योरिटी की है, प्लांट्स दे डोंट नीड सिक्योरिटी, प्लांट्स की सिक्योरिटी वाली वैसे डॉक्टर योगेश ज्यादा अच्छा बताएंगे, बट मिनरल्स और प्लांट्स की जो बेसिक है कि प्लांट्स को इमोशंस एंड जो उनको उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, बट
जो मिनरल्स में स्ट्रक्चर और उनकी जो उनकी वो जो क्या वो सिक्योरिटी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स एंड देयर नीड्स। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है प्लांट्स और मिनरल्स में। ओके सर, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर दिनेश चंद्र का। सर, इफ यू सिलेक्ट अ मेडिसिन ऑन मेंटल्स, इफ थर्मल इज कॉन्ट्राडिक्ट, व्हाट यू डिसाइड? नहीं, मैं तो ढूंढता हूं, अगर मान लो लेक्सिस ढूंढी है मैंने और चिल्ली है, तो आई विल नॉट गो फॉर लेक्सिस, आई विल गो फॉर नाजा और जो नियरेस्ट उसके। अगर मैंने जैसे मैंने बोला कैलकेरिया काब अगर चिल्ली है और अगर मेरे को हॉट पेशेंट मिल रहा है तो मैं उसको कैलकेरिया म्यूर, कैलकेरिया आइड, कैलकेरिया सल्फ की तरफ कहीं इंक्लाइन तो नहीं है। बट इन केस वो कैलकेरिया काब उसकी इतनी स्ट्रांग है तो मैं, अगर थर्मल उतना क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आई विल गो विद कैलकेरिया काब। बट अगर थर्मल बिल्कुल क्लियर है, भाई जैसे कैलकेरिया का आपके पैर ठंडे हैं आजकल के सर्दियों में, पूरे ठंडे हैं और उसको चिली पेशेंट है, और अगर हॉट एक्सट्रीमली हॉट पेशेंट है तो मैं उसको कैलकेरिया काब नहीं, उसका कैलकेरिया पार्ट लूंगा। अगर कार्ब है तो मैं आई विल सर्च फॉर सम हॉट कार्ब। अगर वो कैलकेरिया पार्ट उसमें स्ट्रॉन्ग है तो आई विल सर्च फॉर सम हॉट कैलकेरिया। बट आई विल नॉट ओवरलुक द थर्मल्स, मैं तो नहीं करता थर्मल्स ओवरलुक। ओके जी सर, एक और स्टूडेंट है हमारे आधार त्यागी। वो पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ acute disease, if we are getting a deep acting remedy by repetization, can we prescribe that in acute disease? यस यस, व्हाई नॉट। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेमेडी कहाँ खड़ी है, ये कोई रूल नहीं है कि एक्यूट और क्रोनिक रेमेडी का। जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज प्रूविंग, कि प्रूविंग कितने दिनों में उसकी एग्जॉस्ट होती है। बट दैट डजंट मीन एकोनाइट कैन बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। You can cure a patient with single dose of aconite, and even plumbum भी acute में आती है तो हम देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं देंगे। So there's no rule that this is acute or chronic remedy. Indicated remedy is the rule. Any question, please come up. डॉक्टर पी मनीषा ने कुछ हाथ ऊपर किया है। हाँ जी, पूछिए प्लीज। Yeah, sir, if the person is in a lady is in a very abusive relationship, and लेकिन वो बहुत abusive relationship में है, लेकिन वो बाहर ऐसे दिखाती है कि मतलब अपडेट एकदम अप टू डेट होके एकदम अच्छे से तैयार व्यार होके एंड वेरी मतलब एलिगेंट शो करती है, और कहती है कि मैं फ्यूचर में आई वुड लाइक टू सेपरेट or will go out of this relationship. So what kind of personality is this? It is very confusing, you know, sir. नहीं, वो शो कर रही है, बट इज शी एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? वो टॉकेटिव है या रिजर्व्ड है? She is reserved with all but talkative होती है with some people. तो ऐसी रिजर्व्ड पर्सनैलिटी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मिनरल टेंडेंसी शो कर रही है कि वो अपने रिएक्शंस को होल्ड कर रही है, वो बाहर से शो नहीं कर रही, अंदर जो उसके चल रहा है। तो शी इज वेटिंग फॉर द टाइम बिकॉज शी इज मूविंग विद अ प्लान। तो प्लान है उसके अंदर एक, तो वो पूरा प्लान के साथ चल रही है। बाहर से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर रही है, बट वो उस अब्यूजिव रिलेशंस के हेट्रेड को अंदर पाल रही है। बाकी तो ये सब थियोराइजिंग है जो हम बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो पेशेंट ही बता सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बट डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ सम मिनरल रेमेडी इन दैट केस। सर एक चीज और, सर इफ अभी जैसे आपने कैलकेरिया काम एंड उसका जो थर्मल ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मैच ना करे, सपोज कैलकेरिया का आपके सारे सिम्टम्स हैं, चिली भी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मैच नहीं कर रहा, देन वी कैन टेक और फिर आप अपनी मटीरिया मेडिका की नॉलेज को एनहांस करो ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन मैच ना करे और आप दवाई दो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आंटी लालने से एक्यूट में कोई बहुत पिक्यूआर ऐसा आपको मिल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट मिल रहा है, कोई बहुत पिक्यूआर ऐसा उसका ऐसा मिल रहा है जो उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बट एक्यूट में या सिफिलिस में आप ऐसा कुछ ले सकते हो लेटरल रूट। बट अगर आप साइकोटिक और सोरिक केसेस में प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको तो फिर चलना ही पड़ेगा उसकी ओवरऑल, बिकॉज डॉक्टर हैनिमन ने भी ये लिखा है कि अगर आप किसी पल्सेटिला किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को देते हो, नक्सवोमिका किसी माइल्ड बंदे को देते हो, इग्निशिया किसी अनइमोशनल बंदे को देते हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Any other question, please? Sir, एक और है दीपांजलि अरोड़ा। One patient doesn't admit he is ill. Can't be without alcohol. Depends on wife like a child. Is this clinginess?
यस, अगर वो डिपेंड कर रहा है चाइल्ड के वाइफ के ऊपर तो क्यों डिपेंड कर रहा है? क्लिंगी मतलब वो उसके डिपेंडेंट पर्सनैलिटी तो है ना, वो चाहे अल्कोहल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर क्लिंगीनेस है। और उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको दवाइयां बताई है, तो इसी पैटर्न पे चल के आप उनको डिफरेंशिएट करोगे कि उस पर्सन की नीड क्या है, क्राइसिस में रिएक्शन क्या है, उसका रिएक्शन पैटर्न क्या है, उसके कौन सी ऑर्गन एफिनिटी क्या है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इन सब चीजों को इकट्ठा करके आप मेडिसिन पे पहुंचोगे। सर वो मेरा सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से था सर। ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैलकेरिया का लीन थिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा मोटा नहीं है तो कैलकेरिया का नहीं हो सकता, ये मैं डिसएग्री करता हूँ। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आया, वन मोर क्वेश्चन। बोथ ब्राइटा आई थिंक एंड लिखने था, बोथ ब्राइटा एंड कैलकेरिया चाइल्ड आर शाई एंड हाइड बिहाइंड हिज मदर, सो हाउ टू डिफरेंशिएट इट ऑफ चाइल्ड इज नॉट टॉकिंग विद डॉक्टर? आधार, इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर साहब ने पहले दे दिया था। आई थिंक आपने लेट ज्वाइन करा है। बहुत डिफरेंस, देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन कैलकेरिया एंड ब्राइटा। कैलकेरिया इज अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राइटा इज अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टुगेदर, तो वो बहुत लंबा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट बेसिकली तो यही है कि वीडियो जो है फेसबुक डेयर पेज पर रहेगा, ये लाइव वहां पे चल रहा है, ये वहीं पर रहेगा ये वीडियो, आप उसको दोबारा देख सकते हो। मेरे को डॉक्टर नीलम के कमेंट चाहिए लाइक ब्लेसिंग, मैं उनकी बहुत रिगार्ड करता हूँ। डॉक्टर नीलम नीलम मैम प्लीज आइए जी, सर आपको याद कर रहे हैं, फोन कर। नीलम मैम आज उनकी क्लिनिक थी, वो शायद बिजी होंगे, आ जाएंगे। योगेश, एक और क्वेश्चन आया, ऑटिस्टिक चाइल्ड में पोटेंसी मैनेजमेंट एंड रेपिटेशन कैसे करते हो? सॉरी इट्स डिफरेंट फ्रॉम टुडेज टॉपिक। वैसे भी ऑटिस्टिक चाइल्ड को आप किस बेस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसके ऊपर पोटेंसी सिलेक्ट होगी, उस बच्चे की ससेप्टिबिलिटी क्या है उसके ऊपर पोटेंसी सिलेक्ट होगी। ऑटिस्टिक को हम लो भी दे सकते हैं, हाई भी दे सकते हैं, बट देयर आर मेनी डिसाइडिंग फैक्टर्स, नो रूल। कुछ मेरे पुराने कुछ खास दोस्त हैं जो आज हमारे साथ भी हैं, मैं एक बार उनको पर्सनली थैंक यू भी बोलना चाहूंगी। इसमें डॉक्टर अमिता अरोड़ा हैं, डॉक्टर पूनम चपलानी हैं, डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर अमिता नमस्कार, डॉक्टर पूनम को नमस्कार, ये तो बहुत बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर लोग हैं। कौन? थैंक्स भी करना, और डॉक्टर नीलम को भी कॉल करना। और इनके साथ डॉक्टर इंद्रपाल भी हैं अमृतसर से। सत श्री अकाल डॉक्टर इंद्रपाल। आज ये काफी पुरानी फ्रेंड्स हैं मेरे, जो सब हैं साथ में, और सब लोग मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ऐदा दे रिपीटेडली होने चाहिए सर। श्योर सर, बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, तो डॉक्टर सीमा का ये आया है। डॉक्टर सीमा, जिस तरह से आज आपको पता चला है कि क्लास हो रही है, ऐसे ही आपको अगली क्लास पता लगेगी। अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं हमारे डेयर पेज पे, मेरे एफबी पे भी। फिर अगली बार मिलेंगे तो और बातें करेंगे। हाँ जी। डॉक्टर योगेश प्लीज, क्या करें डॉक्टर योगेश? हेलो हेलो। हाँ जी। हमेशा की तरह परफेक्ट सेशन। एंड सर द डिफरेंशिएशन, आपका जो एज है, हमेशा जो एज रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सर्जिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन द रेमेडीज। मुझे जो आज सीखने को मिला, सैंगुइनेरिया मेरे माइंड में सर कभी भी नहीं आई। यस सर। जिस एस्पेक्ट, और उसके बाद मैंने पढ़ा उसको, सैंगुइनेरिया को और जलसीमियम को विद रेफरेंस, एंड आई गॉट मेनी थिंग्स इन कॉमन, जो बहुत कॉमन थी सर उसमें, और कभी माइंड में भी नहीं आया सर कि उसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
उस दोनों में वैसे ही एंजाइटी है, वैसे ही उसको हेल्ड डाउन भी चाहिए उसको। पर जो डिफरेंशिएशन है जो आपने समझाया कि उसमें सैंगुइनेरिया में जो ट्रेम्बलिंग है ओल्ड एज और साथ में उसका बिजनेस एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें रहता है एम्बिशन फेलियर, जो मैंने अभी देखा सर, और मुझे नहीं पता था ये। एंड ब्यूटीफुल सर, थैंक्स फॉर ऑल दिस सर। क्यों? मेरे ख्याल से डॉक्टर नीलम बिजी चल रहे हैं, फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं। नीलम मैम फोन नहीं पिक कर रहे हैं, मैं 2-3 बार ट्राई किया। मैंने भी ट्राई करा है। हाँ। और दोबारा से आई थिंक ये कंटिन्यू होना चाहिए दिस सेशन। श्योर श्योर सर, सर आपको जल्दी तंग करेंगे फिर से हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, जो भी मेडिसिन रह गई थोड़ा हैं। टाइम दे देना ना, तुम तो एकदम से बोल देते हो करना है, तो मैं रात ਨੂੰ जागना पैंदा, स्लाइड्स केड़ा सौखियां बनदियां। सर आप आते हो, आपने मुझे आदत डाल दी है कि जब मर्जी बोलूं आप आओगे। नहीं, वो थोड़ा सा जान ना लो बच्चे की। ठीक है नहीं सर, सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਮਿਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰ। नहीं पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं सेम लेक्चर तुसी यही लेक्चर सेम अगली बारी सुनोगे, सेम तो नहीं होएगा, because when you talk out of experience you are not reading it, yes sir, you are talking same lecture। अगर मेरा शायद पहला ऐसे स्लाइड्स भाਵੇਂ सेम होਣ बट कंटेंट कभी भी सेम नहीं होएगा। yes sir, yes sir, every time you learn, हर बारी पिछली अंडरस्टैंडिंग नालों ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, and this is all about evolution sir। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਰ ਡੇਅਰ ਦਾ, ਕਿ we keep on evolving and keep on learning and together ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ ਸਰ। sure ਡੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ all the ਵੱਲੋਂ ਸਰ best, all the best for that। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन आपके साथ सर टाइम लेके दोबारा जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है सर जी? ओके जी, ओके, थैंक यू वंस अगेन।